Hello everyone, welcome to Learn Lifeology and welcome back to the second part of the chapter Organisms and Populations. तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिजम्स पार्ट। ऑर्गेनिजम्स का इसके एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, कौन से अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और इन अबायोटिक फैक्टर्स के इफेक्ट से ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप का रिस्पॉन्स दिखाता है। ऑल दोज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन पार्ट 1। अभी हम पार्ट 2 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट द पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, पॉपुलेशन का इंटरैक्शंस पढ़ेंगे और इसलिए आपको ये सेकंड पार्ट इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट है विथ नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नीट में पॉपुलेशन इंटरैक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टिल जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उन लोगों के लिए पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज पॉपुलेशंस। सो हियर इन पॉपुलेशन हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहला थोड़ा सा उसका एक समराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको जो पढ़ना है दैट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये बहुत ही इजी पॉइंट है और यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स पूछ लिए जाते हैं कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। एंड इसी टाइप का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पूछा गया था। 3 पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हमको पढ़ना है जिसमें से एक आपको चौथा ऑप्शन गलत दिया हुआ था, तो दैट जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं है। सेकेंड चीज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बाद हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में आ जाते हैं डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स, और ग्रोथ मॉडल्स की बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आपको दी गई है, वो इक्वेशन आपको याद रखना है। देन आफ्टर दैट अ वेरी स्मॉल पॉइंट दैट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। यहाँ से एज सच को ये याद रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, बट एज इट इज़ गिवन हमको ये पढ़ना होगा। एंड लास्ट आपका एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ का आ जाता है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, जहाँ से एवरी ईयर क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट इन नीट। तो ये पार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की विशेषता या किसी के अंदर कुछ गुण है, तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। तो हमको यही चीज़ विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन पढ़ना है। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज। Majority of them live in groups in well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population। तो यहाँ कुछ population की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल या आइसोलेटेड नहीं रह सकता है। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वहीं पे वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जो वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जगह, हैबिटेट, एवरीथिंग इफ दे आर शेयरिंग, देन उनके बाद उनके पास इंटरब्रीडिंग की भी एबिलिटी है, पोटेंशियल है, देन दस कॉन्स्टिट्यूट इनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो अब एक चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, तो क्या इंटरब्रीडिंग ये टर्म इट इज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या सिर्फ जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनको ही पॉपुलेशन बोला जाएगा? तो ऐसे नहीं है। हम इकोलॉजी के टर्म्स में जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं उनको भी वी कॉन्स्टिट्यूट और वी कंसिडर इन अ पॉपुलेशन। ऑल द कॉर्मोरेंट्स, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस के। पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया कॉर्मोरेंट्स। कॉर्मोरेंट्स स्पेशल टाइप के बर्ड्स होते हैं जो वेटलैंड्स में मिलते हैं, डाइविंग एबिलिटी होती है इनके पास, लॉन्ग नेक बर्ड्स होते हैं। तो कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड, रैट्स इन अबेंडन ड्वेलिंग। अबेंडन ड्वेलिंग मतलब ऐसी जगह है जहाँ कोई रह नहीं रहा है, वहाँ पर जो रैट्स चूहे मिल जाएंगे, ये सारे रैट्स। टिकवुड इन टिकवुड ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जो टिकवुड है, सागवान का जो झाड़ होता है उसको टिकवुड कहा जाता है। बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन पॉन्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन। सो दीज आर जनरल एग्जांपल्स। तो आप किसको पॉपुलेशन बोलेंगे? तो सिमिलर टाइप के सारे ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पर रह रहे हैं उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। In earlier chapters, you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with changed environment, तो हमको पता है कि जो चेंज होता है एनवायरनमेंट में उससे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म
उसको इफेक्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे होता है और उसका रिस्पॉन्स भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दिखाता है चेंज्ड एनवायरनमेंट का। बट ये जो पूरा नेचुरल सिलेक्शन और जो इवोल्यूशन हो रहा है ये पॉपुलेशन लेवल पर होता है। इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि एनवायरनमेंट इट इज अफेक्टिंग ऑन इंडिविजुअल लेवल, लेकिन ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर जो पॉपुलेशन बना रहे हैं उस पॉपुलेशन पर काम करता है नेचुरल सिलेक्शन। एंड जो इवोल्यूशन होता है वो पॉपुलेशन लेवल पर होता है एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल लेवल। Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution। देखिए यहाँ से एनसीईआरटी लाइनर टाइप का क्वेश्चन एक बन सकता है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये किसकी लिंक है, ये लिंक किसके बीच में है, इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो आप लाइनर फॉर्म में इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो, इस पॉइंट को याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन बन सकता है या एनसीईआरटी लाइनर्स कुछ यहाँ से आ सकते हैं। और पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स। अब एक्चुअल टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स है। एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। तो एट्रीब्यूट्स ये पॉपुलेशन के होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स इंडिविजुअल के नहीं होती है। ये विशेषताएं, ये गुण किसके अंदर रहेंगे, कंप्लीट पॉपुलेशन में रहेंगे। यहाँ जैसे आपको दिया गया है कि एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ। इंडिविजुअल की बर्थ हो सकती है, डेथ हो सकती है, बट अ पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो अब बताइए यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या हो गया, एट्रीब्यूट बर्थ एंड डेथ है या बर्थ रेट एंड डेथ रेट है। तो हमारे लिए जो हमारा एट्रीब्यूट है, द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। In a population, these rates refer to per capita births and deaths। और इन रेट को हम बोलते हैं पर कैपिटा। यहाँ पर कैपिटा का मीनिंग है ये पर इंडिविजुअल भी आप काउंट कर सकते हो, पर 100 इंडिविजुअल काउंट कर सकते हैं, पर 1000 इंडिविजुअल काउंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर कुछ आपको न्यूमेरिकल टाइप का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। इस एक्सप्लेनेशन से लास्ट ईयर ही आपको क्वेश्चन दिया गया था। डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा और एज सच कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है। सो लेट्स सी द रेट्स हेंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर्स। रेट का मतलब क्या होता है, रेट की डेफिनेशन दी गई है चेंज इन नंबर्स दैट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। अगर बर्थ हो रहा है तो ये इंक्रीज रहेगा, डेथ हो रही है तो ये डिक्रीज रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो जितने ऑलरेडी पॉपुलेशन है उनमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसको हम बोलेंगे रेट। बर्थ रेट अगर इंक्रीज हो रहा है और डेथ रेट अगर डिक्रीज हो रहा है। हियर इज एन एग्जाम्पल, इफ इन पॉन्ड देयर वर 20 lotus plant last year and through reproduction 8 new plants are added। देखिए यहाँ पे बर्थ की बात की गई कि लास्ट ईयर 20 थे, 8 और ऐड कर दिए, टोटल हमारे पास 28 हो गए हैं। तो टेकिंग द करंट पॉपुलेशन इज 28। वी कैलकुलेट बर्थ रेट। अब अगर हमको इस पॉन्ड का बर्थ रेट निकालना है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने ऐड हुए हैं उनको आप डिवाइड कर देंगे इनिशियल जितने प्रेजेंट थे। सिमिलरली अगर डेथ रेट निकालना होता तो यहाँ जितनी डेथ होती उनको हम डिवाइड कर देते इनिशियल जितने प्रेजेंट थे। अगर आप पर 20 लोटस प्लांट्स बोलते हो तो इट विल बी बर्थ रेट विल बी 8 पर 20। अगर हमको पर इंडिविजुअल निकालना है, पर लोटस निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 8 डिवाइड बाई 20 दैट विल बी 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। मतलब आपको बोला गया कि ये एक पॉन्ड था, इस पॉन्ड में पहले 20 लोटस हुआ करते थे, there were 20। अब इसमें 8 और ऐड हो गए हैं, हमने 8 ऐड कर दिए, तो यहाँ का बर्थ रेट कितना है। तो बर्थ रेट अगर हम पर 20 इंडिविजुअल्स की बात करें तो इट इज 8 लोटस पर 20 में और 8 ऐड हुए हैं। बट अगर हम पर इंडिविजुअल पर लोटस प्लांट अगर कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी 8 डिवाइड बाय 20 जो कि हमारा हो जाता है 0.4। सो यहाँ पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल बी 0.4 ऑफस्प्रिंग्स जो नए ऐड हुए हैं पर लोटस पर ईयर। तो आपको ये याद रखना है जो यहाँ पर यूनिट दिया गया है, बिकॉज यूनिट भी आपको ऊपर नीचे करके दे दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो इसलिए यूनिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर डेथ के लिए दिया गया है एग्जाम्पल। तो 40 फ्रूट फ्लाइज थे हमारे पास जिनमें से 4 की डेथ हो गई, डाइड ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल से अ वीक, एक वीक के अंदर।
अब इस वीक का डेथ रेट अगर हमको निकालना है तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, जितनों की डेथ हुई है उनको डिवाइड कर देंगे टोटल इंडिविजुअल्स हमारे पास जितने थे, तो इट विल बी 0.1 इंडिविजुअल्स की डेथ हुई है पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। अगेन फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, 40 में से 4 की डेथ हुई है, तो अगर हम पर इंडिविजुअल बात करते हैं तो द डेथ रेट इज 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। अब दूसरा हमारे पास जो एट्रीब्यूट दिया गया है दैट इज सेक्स रेशियो। आपको ये एट्रीब्यूट्स याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने याद रखा बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सेकेंड एट्रीब्यूट हमारे पास है सेक्स रेशियो। एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशियो। तो एक इंडिविजुअल या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, लेकिन अगर पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आपको मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल रेशियो बताना है। यहाँ पे 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स। एक आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया। अब पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, ये सेकेंड आपका एट्रीब्यूट हो गया। अभी हम थर्ड एट्रीब्यूट की तरफ आ रहे हैं। यहाँ से आगे आपको थर्ड एट्रीब्यूट के बारे में दिया है। तो here we are not having much information to explain, just remember this sex ratio, ये एक एट्रीब्यूट है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है, बस इतना वर्ड आपको याद रखना है। A population at any given time is composed of individuals of different ages। अब हम थर्ड एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। डिफरेंट, आप किसी भी पॉपुलेशन में देखो तो अलग अलग एज ग्रुप मिल जाएगा आपको, कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े इंडिविजुअल्स है, एडल्ट्स है, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो वी आर हैविंग सम ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट शोइंग रिप्रोडक्शन, कुछ है रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, कुछ ओल्ड हो चुके हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम थोड़ा सा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन percent individuals of a given age group is plotted for population, the resulting structure is called age pyramid। और ये हमारा थर्ड एट्रीब्यूट है, age pyramid। The third attribute of population is age pyramid। तो I hope everyone is clear with three attributes। पहला था birth rate, death rate, दूसरा है sex ratio एंड तीसरा एट्रीब्यूट है यहाँ पर age pyramid। So as shown in figure 13.4 you can see here, यहाँ पर आपको तीन टाइप के पॉपुलेशंस दिखाए गए हैं, एज पिरामिड्स दिखाए गए हैं। पहला आपको दिया गया है एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन, सेकेंड इज स्टेबल एंड थर्ड इज डिक्लाइनिंग। ये कैसे हम देख लेते हैं अभी। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ये लिया गया ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये मेल और फीमेल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इस साइड हमने फीमेल ले लिया, इस साइड मेल ले लिया, और एनीथिंग यू कैन टेक दिस साइड मेल और फीमेल। तो ये वर्टिकल लाइन दिखाई गई है। एंड जो हॉरिजॉन्टल हमको यहाँ पर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, दिस ब्लॉक्स द लोअर मोस्ट, यहाँ आपको कलर कोड भी दिया गया है। लोअर मोस्ट ये आपको जो दिख रहा है ये इंडिविजुअल्स का है जो प्री रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब जो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग द ब्लॉक्स विच आर इन रिप्रोडक्टिव एज, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड ये सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो इस पिरामिड का बेस जो बना है ये प्री रिप्रोडक्टिव मतलब यंग इंडिविजुअल्स, देन आ गए रिप्रोडक्टिव, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब क्या है कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है तो इट मीन्स कुछ टाइम बाद जब ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करने लग जाएंगे या ये इंडिविजुअल्स ह्यूमंस जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये इनसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इनका नंबर ज़्यादा है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा रिप्रोडक्शन रेट इनका बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा पॉपुलेशन में नंबर बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ और पिरामिड इज कॉल्ड द एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ पिरामिड। ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ये पॉपुलेशन अभी और एक्सपैंड होगा क्योंकि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, अगर हमारा प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों का नंबर अगर सेम है तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल टाइप ऑफ पिरामिड। एंड अगर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम हो चुका है रिप्रोडक्टिव से, तो मतलब इन फ्यूचर जब ये रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे तो इनका रिप्रोडक्शन रेट कम रहेगा कंपेयर टू अभी जितना है, क्योंकि हमारे पास ये जो रिप्रोडक्टिव एज वाले दिख रहे हैं इनका नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू प्री रिप्रोडक्टिव। तो इधर इन फ्यूचर पॉपुलेशन कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। एंड सच टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड
डिक्लाइनिंग। तो ये सिंपल से तीन हमारे पास पॉपुलेशन के एज पिरामिड के तीन और एज पिरामिड एक्सप्लेन करने के लिए तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। द फर्स्ट वन इज एक्सपैंडिंग, देन स्टेबल, देन डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पर ये एज पिरामिड डिटरमाइन करने वाले एक्चुअली दो ही ग्रुप है, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का एज सच कोई खास रोल है नहीं। एक्सपैंडिंग है, ये कब रहेगा, आप इस टाइप में भी याद रख सकते हो। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन हम बोलेंगे जब प्री रिप्रोडक्टिव इज हायर देन रिप्रोडक्टिव। स्टेबल पॉपुलेशन कब बोला जाएगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव। एंड डिक्लाइनिंग कब बोला जाएगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस देन रिप्रोडक्टिव। तो आप इस टाइप में भी रिलेशन याद रख सकते हो, इस टाइप का भी रिलेशन पूछा जा सकता है। तीन नाम याद रखना है एज पिरामिड में, विच इज थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। तो एक्सपैंडिंग है, तो यहाँ बोला गया है वेदर इट इज ग्रोइंग देन इट विल बी कॉल्ड एक्सपैंडिंग। अगर ये नहीं ग्रो हो रहा है तो इट इज कॉल्ड स्टेबल, एंड द थर्ड वन इज डिक्लाइनिंग। The size of population tells us a lot about its status in the habitat. Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of predator, of the effect of pesticide application, or the effect of pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस क्यों होते हैं, ये चेंजेस में बी दैट में बी द रीजन ऑफ कंपटीशन विद अनदर स्पीशीज। तो इनमें ये अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, तब या तो इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेटर, ये भी हो सकता है। देन इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, ये भी हो सकता है। अगर आप कुछ पेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, पेस्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, तो पेस्ट एप्लीकेशन करने के बाद इनके पॉपुलेशन का एज पिरामिड कैसे चेंज हो रहा है। तो ये होते हैं डिफरेंट, यू कैन से द रीजंस फॉर चेंजेस इन द पिरामिड और चेंजेस इन द डायग्राम here in age pyramid. We always evaluate them in terms of change in the population size. The size in nature could be as low as 10, जहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर। तो साइबेरियन क्रेन्स जो माइग्रेट करके भरतपुर आते हैं एंड वहाँ पर इनका नंबर इट मे बी लेस देन 10, तो लेकिन ये भी एक पॉपुलेशन हो गया। इवन इफ दे आर जस्ट 9 क्रेन्स और 8 क्रेन्स, तो ये एक पॉपुलेशन है। और गो इनटू मिलियंस, मिलियंस का आपको एग्जांपल यहाँ दिया गया है। क्लामाइडोमोनास अगर एक पॉन्ड के अंदर है तो वो मिलियंस में रहेंगे, तो ये भी एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में एंटर करने वाले हैं, तो रिमेंबर दिस टर्म्स। पॉपुलेशन साइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी से, एंड इट इज डेजिग्नेटेड एज कैपिटल एन। ये पॉपुलेशन डेंसिटी याद रखेंगे आप, इसको हम एन से डेजिग्नेट करेंगे। तो एट अ टाइम किसी भी पॉपुलेशन का जो साइज है उसको बोला जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया में। तो अगर हम फिक्स एरिया और फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं तो उस पॉपुलेशन के साइज को बोला जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा नंबर में ही नहीं हो, ज़रूरी नहीं है। ये नंबर में भी हो सकता है, ये मास के फॉर्म में भी हो सकता है। ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि जनरली हम अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो नंबर में ही करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा नंबर में ही हो। इट इज़ इन सम केसेस आइदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। तो आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पॉपुलेशन का नंबर मैटर नहीं करता है। सी हियर इन एन एरिया इफ देर आर 200 कैरेट ग्रास, अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर 200 प्लांट है कैरेट ग्रास के, जिसका नाम है पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है। पार्थीनियम का नाम हम बहुत सारी जगह पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेट ग्रास, जिसको आप कांग्रेस ग्रास भी बोलते हो, तो ये कैरेट ग्रास पार्थीनियम के अगर 200 प्लांट्स है हमारे पास, एंड उसी जगह पर एक सिंगल बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री विथ लार्ज कैनोपी, मतलब बहुत बड़ा एक बैनियन ट्री है, तो आप क्या बोलोगे किसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, कैरेट ग्रास का ज़्यादा है या बैनियन ट्री का ज़्यादा है? तो यहाँ हम नंबर बेस पे नहीं बात करेंगे, क्योंकि बैनियन ट्री तो एक ही है,
कैरेट ग्रास 200 है, बट एक्चुअली जितना मास इस बैनियन ट्री का है उतना कैरेट ग्रास का नहीं है। तो स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बैनियन इज लो रिलेटिव टू दैट ऑफ कैरेट ग्रास अमाउंट टू अंडरस्टैंडिंग द enormous role of the banyan in that community। तो यहाँ आपको बोला गया कि अगर हम ऐसे बोलते हैं तो population density of banyan is low relative to that of carrot grass amounts to underestimating the enormous role of banyan in that community। एक्चुअली उस कम्युनिटी में banyan ट्री का बहुत बड़ा रोल है, वो फोटोसिंथेसिस भी कैरेट ग्रास से ज़्यादा कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कैरेट ग्रास से ज़्यादा है, तो हम तो उसका डेंसिटी कम बोलकर उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इन सच केसेस हम नंबर की बात करेंगे? नो। In such cases, the percent cover or biomass is more meaningful measure। तो अब हम नंबर की नहीं बात कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? We are talking here about the percent cover। कितना एरिया उसने कवर कर रखा है। और वी कैन टेक द बायोमास, उनका वेट ले सकते हैं, ड्राई वेट, वेट वेट जो भी है, दैट बायोमास कैन बी टेकन, एंड ये हमारे लिए हो जाते हैं मीनिंगफुल मेजर्स इंस्टेड ऑफ देयर नंबर। Total number is again not an easily adaptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming। अब अगर एक इंडिविजुअल है तब भी यही कंडीशन हो गया, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्यूमरेबल है। अगेन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ क्लामाइडोमोनास। तो क्या हम इंडिविजुअली हर एक क्लामाइडोमोनास को काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो इन दैट केस ऑल्सो हम क्या करेंगे? हम वहाँ पर बायोमास ले लेंगे। इफ़ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है बैक्टीरिया का। अगर हमारे पास बैक्टीरियल कल्चर है एक पेट्री डिश में, तो हम इसका डेंसिटी कैसे निकालेंगे? क्या हम इंडिविजुअली बैक्टीरिया कैलकुलेट करेंगे? तो नो, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट मेथड। अगर ऐसा करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और आपको बहुत सही आंसर्स भी नहीं मिलेंगे। Sometimes for certain ecological investigation there is no need to know the absolute population densities। अब यहाँ ये भी बोला गया है कि हमेशा हम ज़रूरी नहीं है कि नंबर या बायोमास यही पता करें, तो रिलेटिव डेंसिटीज़ भी हम कभी निकाल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटीज सर्व द पर्पस इक्वली वेल। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। थ्योरेटिकल थ्योरी बेस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए हमको हमेशा नंबर का पता होना ज़रूरी है? तो नो नीड। अगर हमारे पास बहुत कम इंडिविजुअल है जिसका बायोमास ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स है जो बहुत छोटे छोटे हैं, या तो हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल्स है जिनको हम डायरेक्ट नहीं काउंट कर सकते हैं, तो इन दैट केस हमको रिलेटिव डेंसिटी से भी काम चल सकता है। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ टू मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ लेक। तो अगर हमको एक लेक का फिश पॉपुलेशन पता करना है तो हम सारे फिशेस तो नहीं पकड़ सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, हमने एक इसका स्टैंडर्ड मेजर बना लिया है कि एक ट्रैप में कितनी फिशेस आ रही है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पर पॉपुलेशन काउंट कर देंगे। पर ट्रैप हमारा हो गया, तो पर ट्रैप हियर वन ट्रैप इज अ कैपिटा, जो हमने पहले बात की थी, एक कैपिटा हो गया। तो एक ट्रैप में कितने फिशेस आ रहे हैं उनके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन लेक का कितना है। वी आर मोस्टली ऑब्लिग्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइजेस इनडायरेक्टली। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, एक कंपल्शन होता है, वी आर ऑब्लिग्ड कि आपको इनडायरेक्टली ही करना है, तो विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक टाइगर का पॉपुलेशन पता करना है, टाइगर का सेंसस करना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जाके इंडिविजुअली टाइगर को ढूंढे। तो सेंसस क्या होता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का काउंट करना इन 10 ईयर, तो इसको हम सेंसस बोलते हैं। सो अगर टाइगर सेंसस हम कर रहे हैं हमारे नेशनल पार्क्स में एंड टाइगर रिजर्व्स में, तो इज़ ऑफन बेस्ड ऑन द पग मार्क्स, मतलब उनके पैर के जो मार्क्स होते हैं, या तो इसके बेसिस पे करेंगे, या दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है फीकल पैलेट्स। तो उनके जो फेसेस के जो पैलेट्स होते हैं, फीकल पैलेट्स, इसको काउंट करके पता लगाया जाता है कि किसी भी एक कम्युनिटी के अंदर कितने टाइगर्स प्रेजेंट है। तो दिस वॉज अबाउट दी फर्स्ट पॉइंट अंडर पॉपुलेशन। अब सेकेंड पॉइंट हम जो पॉपुलेशन का पढ़ने वाले हैं, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो फर्स्ट पॉइंट से हमने क्या सीखा है? फर्स्ट पॉइंट से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स कितने हैं। वी आर हैविंग जस्ट 3 एट्रीब्यूट्स इन अ पॉपुलेशन। पहला है बर्थ और डेथ रेट, सिर्फ बर्थ और डेथ नहीं, बर्थ और डेथ रेट। दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पर आपको दिया गया है सेक्स रेशो, and third attribute is given, that is age pyramid। अब ग्रोथ समझने के लिए हम थोड़ा सा पॉपुलेशन नंबर डेंसिटी की बात कर चुके हैं। नाउ डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ।
The size of population for any species is not a static parameter. यहाँ आपको बोला गया साइज एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड एबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर, एडवर्स वेदर. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन फिक्स नहीं रहता है. एवरी डे एवरी मिनट इट इज चेंजिंग, विद टाइम इट इज चेंजिंग. ये चेंज क्यों होता है? ये रीजंस दिए गए हैं कि भाई फूड कम ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन का नंबर चेंज हो जाएगा. प्रिडेशन प्रेशर बढ़ गया तो भी पॉपुलेशन का नंबर कम हो सकता है, या प्रिडेशन प्रेशर कम हो गया तो पॉपुलेशन बढ़ सकता है. देन एडवर्स वेदर हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं है तो इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन. तो ये एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है. पॉपुलेशन एक डायनामिक पैरामीटर है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा. In fact, it is these changes in the population density that gives us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining. तो हमको यहाँ पर देखना है कि कोई भी population flourish हो रहा है यानी बढ़ रहा है, increase हो रहा है या decrease हो रहा है. Whatever might be the ultimate reasons, the density of population in given habitat during given period fluctuates. ये डेंसिटी हमेशा फ्लक्चुएट्स होती रहती है ड्यू टू चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेसेस. अब ये 4 बेसिक प्रोसेसेस हमको याद रखना है जिससे डेंसिटी या नंबर चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है. तो इसमें से 2 है आपके नैटेलिटी एंड इमिग्रेशन, जो कि पॉपुलेशन में ऐड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐड टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. और दूसरे आपके 2 जो है मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन, ये डिक्रीज करते हैं. तो इंडिविजुअली हमको ये चारों टर्म्स देखना है. नैटेलिटी क्या है? नैटेलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ. बड़ा सिंपल सा टर्म है नैटेलिटी, आप याद रखें. नैटेलिटी का मीनिंग है बर्थ्स, कितनी बर्थ हो रही है उसको बोला गया नैटेलिटी during a given period in the population that are added to the initial density. Then दूसरा आपके पास सिंपल सा वर्ड है mortality. mortality का मीनिंग होता है डेथ. बहुत ज़्यादा यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना है. natality मीन्स बर्थ एंड mortality मीन्स डेथ. देन नेक्स्ट है इमिग्रेशन. इमिग्रेशन का मतलब होता है कितने इंडिविजुअल्स उस जगह पर आए हैं बाहर से. द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन. तो इमिग्रेशन, बाहर से कौन कौन आ रहा है उस हैबिटेट में, उस जगह पर, दोज इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इमिग्रेशन. एंड जो वहाँ से चले गए हैं सेम स्पीशीज के अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो उस पर्टिकुलर हैबिटेट को छोड़कर चले गए हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमाइग्रेशन. तो यहाँ पर नैटेलिटी एंड इमिग्रेशन ये दोनों पॉपुलेशन में ऐड करेंगे, एंड मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन ये पॉपुलेशन से नंबर को कम करेंगे. तो इमाइग्रेशन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट. यहाँ पे हमने बोला कम इनटू द हैबिटेट एंड द सेकंड वन इज लेफ्ट हैबिटेट, गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन. तो दिस 4 पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर. कभी भी हमको पॉपुलेशन का डायनामिक नेचर समझने के लिए वी शुड बी क्लियर विद दिस 4 पॉइंट्स, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी. तो यहाँ पे आपको यहाँ बताया गया है कि किसी भी पॉपुलेशन का डेंसिटी निकालने के लिए दैट इज डिनोटेड विद एन. आप कितने इंडिविजुअल्स आए हैं यू आर गोइंग टू ऐड, कितने बर्थ हुए हैं ये ऐड करना है हमको, दैट इज नैटेलिटी. कितने इंडिविजुअल्स आए हैं इमिग्रेशन, ये भी ऐड करना है नैटेलिटी. कितनी डेथ हुई है उनको माइनस करना है, एंड कितने वहाँ से चले गए हैं उनको माइनस करना है. देन ओनली वी कैन कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी. सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हमने कहा कि डेंसिटी इतनी है, सपोज 100 इंडिविजुअल्स है, देन डेंसिटी एट टाइम t+1, तो 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 1 दिन बाद, आप यहाँ पर t+1 दिया गया है सिंपली. तो t+1 अगर हमको डेंसिटी निकालना है तो व्हाट वी नीड टू डू, हमको जो ये nt था इसमें ऐड करना होगा ऑल दी बर्थ एंड इमिग्रेंट्स, एंड इससे माइनस करना होगा ऑल दी डेथ एंड इमाइग्रेंट्स. देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम. You can see from the above equation जो हमने 13.5 फिगर से लिया, that population density will increase if the number of birth plus the number of immigrants. जैसे अभी भी देखे हैं हम कि यहाँ पर population density increase होती है immigrants and births की वजह से, and second thing population density कम होती है
मोर देन द नंबर ऑफ डेथ्स प्लस द नंबर ऑफ एमाइग्रेंट्स। तो अगर हमारे पास पॉपुलेशन हमको इंक्रीज करवाना है तो बी प्लस आई ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू डी प्लस ई से, मतलब डेथ एंड इमाइग्रेंट्स कम होना चाहिए उस पॉपुलेशन में, देन ओनली हमारा पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रहेगा, अदरवाइज वो आपको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, अगर डेथ एंड इमाइग्रेंट्स का नंबर ज़्यादा है तो इट विल बिकम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, और अगर थर्ड केस दोनों भी सेम हो जाते हैं, दैट इज़ बर्थ प्लस इमिग्रेंट्स एंड डेथ प्लस इमाइग्रेंट्स, ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये एक स्टेबल टाइप का पॉपुलेशन दिखेगा। Under normal conditions, births and deaths are the most important factors influencing population density. The other two factors assuming importance only under special conditions. तो अगर हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट बर्थ एंड डेथ ओनली, तो इमिग्रेंट्स एंड इमाइग्रेंट्स स्पेशल केस में बात की जाती है। फॉर इंस्टेंस इफ़ अ न्यू हैबिटेट इज़ जस्ट बीइंग कोलोनाइज्ड, कोई नई जगह थी जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी और वहाँ पर उसके कोलोनाइजेशन की बात की जा रही है, तो एट दैट टाइम विल टॉक अबाउट द इमिग्रेशन। वहाँ पे इमिग्रेशन भी कंट्रीब्यूट करेगा मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन दी बर्थ रेट, क्योंकि नया ऑर्गेनिज्म कहीं और से मूव होकर वहाँ पर आ रहा है, तो ये इमिग्रेंट्स हमको वी नीड टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी। देन आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट ग्रोथ मॉडल्स। तो आपको पॉपुलेशन आप यहाँ से इस पॉपुलेशन डेंसिटी वाला इक्वेशन आप सबको याद रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू बर्थ एंड इमिग्रेशंस एंड डिक्रीज होती है ड्यू टू डेथ एंड इमाइग्रेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ मॉडल्स की, जो हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विथ टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न? तो क्या हम किसी पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? वी हैव बीन कंसर्न अबाउट द अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इट। तो अब हमको यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात की गई है कि हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है यह सम टेक्निकल इशू, तो हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ दिया गया है वर्ड अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड का मीनिंग होता है अनकंट्रोल्ड, तो ये ऐसा पॉपुलेशन है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो अभी ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इट इन आवर कंट्री एंड इट इज़ देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू बी क्यूरियस इफ डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशंस इन नेचर बिहेव द सेम वे और शो सम रिस्ट्रेंट्स ऑन दी ग्रोथ। तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, क्या दूसरे एनिमल्स का भी ऐसे होगा, और फिर इसको प्रेडिक्ट करने के लिए वी नीड सम मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस या स्टैंडर्ड फ्रेम्स होते हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स फिट कर सकते हो, इनको मॉडल्स बोला जाता है। परहैप्स वी कैन लर्न अ लेसन और टू फ्रॉम नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हमारे पास मॉडल्स एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? रिसोर्सेस, अब रिसोर्सेस में दो आ गए हैं इंपॉर्टेंट, फूड एंड स्पेस। अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर अनइम्पेंडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन की अनइम्पेंडेड का मीनिंग होता है हिंडर्ड, मतलब ऐसी ग्रोथ जिसको रोका नहीं जा रहा है या जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो अनइम्पैक्टेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो सकती है कब? जब हमारे पास सफिशिएंट फूड हो और स्पेस हो। आइडियली द रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, लेकिन हम देखें एक्चुअली सिचुएशन तो ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, फूड भी लिमिटेड है एंड स्पेस भी, हमारा अर्थ का जो स्पेस है ये भी लिमिटेड है। ईच स्पीशीज हैज़ द एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर एज द डार्विन ऑब्जर्व वाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डार्विन की थ्योरी के बारे में भी बता दिया गया अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि हमारे पास फूड एंड स्पेस लिमिटेड है तो हर एक जो स्पीशीज़ है इसका अपना एक इनेट पोटेंशियल होता है, इसका खुद का एक पोटेंशियल रहेगा टू ग्रो इन नंबर। तो जिसके पास ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा वो नंबर में ग्रो हो जाएगा, नेचर उसको सेलेक्ट करेगा, जिसका पोटेंशियल कम रहेगा नेचर उसको एलिमिनेट कर देगा। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के लिए ही दूसरा वर्ड यूज़ किया गया है, जियोमेट्रिक फैशन। इफ़ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, तो आपको ये इक्वेशंस कैसे बनी है ये थोड़ा सा समझना है और याद भी रखना है। अगर हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जिसका साइज n है, द बर्थ रेट नॉट टोटल नंबर पर कैपिटा बर्थ, तो यहाँ पर टोटल नंबर की बात नहीं की गई, यहाँ बर्थ रेट की बात की गई है, आर रिप्रेजेंटेड एज b एंड द डेथ रेट्स दे आर रिप्रेजेंटेड एज डेथ। तो यहाँ ऊपर हमने कुछ कैलकुलेशंस किए थे दैट इज़ पर कैपिटा बर्थ एंड पर कैपिटा डेथ के लिए, जो हमारा पर इंडिविजुअल में
रिजल्ट्स आए थे, यूनिट्स आए थे, बट यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बर्थ रेट्स की बात कर रहे हैं एंड डेथ रेट की बात कर रहे हैं, विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल बी एंड स्मॉल डी। तो ये भी याद रखें, अगर आपको डेजिग्नेशन पूछा जाता है कि स्मॉल बी इज़ यूज फॉर और स्मॉल डी इज़ यूज फॉर, तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट के लिए यूज़ किया जाता है। देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड टी। तो अगर अब हमको निकालना है कि एक टाइम पीरियड के बाद कितना चेंज हुआ है, तो फॉर दैट इंक्रीज या डिक्रीज जो कुछ भी है, उसके लिए हम जो इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज डी एन अपॉन डी टी। डी एन अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टाइम टी, यहाँ हमने ले लिया, इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, कितने ऐड हुए हैं, कितने एलिमिनेट हुए हैं, एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विथ ओरिजिनल पॉपुलेशन, पहला पॉपुलेशन साइज जितना था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको b माइनस डी के लिए यूज़ किया गया है r। r क्या है, r बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो एक्चुअल इंक्रीज क्या है, इसके लिए हमने यूज़ किया है r। अच्छा, क्या हमारा r नेगेटिव हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो जाएगा, अगर डेथ का नंबर बढ़ गया बर्थ से तो r आपका नीचे चला जाएगा, एंड अगर बर्थ ज़्यादा है डेथ से तो ये आपका ऊपर चल जाएगा, इंट्रिंसिक रेट आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आर की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन बर्थ एंड डेथ। तो आर की वैल्यू कौन डिटरमाइन कर रहा है, नंबर ऑफ बर्थ्स एंड नंबर ऑफ डेथ इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन। So n is a very important parameter chosen for assessing impacts of any biotic and abiotic factor on a population growth। तो किसी भी फैक्टर का पॉपुलेशन की ग्रोथ पर इफेक्ट हो रहा है क्या, ये देखने के लिए आर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यूज, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं हम। फॉर नॉर्वे रैट आर इज 0, एक एग्जाम्पल दिया गया है, नॉर्वे रैट के लिए आर की वैल्यू है 0.015। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पॉपुलेशन इतनी स्पीड से यहाँ पर बढ़ रहा है, इंक्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इस नॉर्वे रैट का इतना है। एंड फॉर द फ्लोर बीटल इट इज़ 0.12। तो आपसे पूछा जाए कि किसका पॉपुलेशन फास्ट बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स जिसका आर वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो पॉपुलेशन ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा, जिसका आर वैल्यू कम रहेगा वो पॉपुलेशन स्लो इंक्रीज दिखाएगा। फाइंड आउट व्हाट द आर वैल्यू करंट आर वैल्यू इज। अच्छा, आपको बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए, और फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ रेट एंड डेथ रेट पता है और उसका एक्चुअल पॉपुलेशन साइज पता है, तो यू कैन कैलकुलेट द आर वैल्यू। द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब्स द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ। हम अभी जो इक्वेशन देखे हैं ये आपको याद रखना है, दिस इज फॉर एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ, दैट इज डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू बी माइनस डी इंटू एन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे दिखाया गया है, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन। एक्स एक्सिस पे आपको यहाँ पर टाइम लिया गया है एंड वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल टाइप की है तो हमको ऐसा जे शेप्ड ग्राफ मिल रहा है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पर हमारे पास सफिशियंट स्पेस एंड फूड होना चाहिए, कोई भी रिसोर्सेज की कमी नहीं होना चाहिए, देन ओनली हमको इस टाइप का ग्राफ मिल सकता है, बट नेचर में ये पॉसिबल नहीं है। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब्स द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन। तो आपको इक्वेशन याद रखना है, एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक के लिए इक्वेशन है डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन, वेयर आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड रिजल्ट्स इन जे शेप्ड कर्व। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो कर्व कैसा रहेगा, जे शेप्ड। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक के लिए जे शेप्ड कर्व। व्हेन वी प्लॉट एन इन रिलेशन टू टाइम, इफ यू आर फैमिलियर विद बेसिक कैलकुलस यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म। अब इतना कैलकुलेशन तो हमको आ ही जाता है, इंटीग्रेशन करके हम इसका निकाल सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का यहाँ पर वैल्यू हो जाता है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट। एन नॉट है इनिशियल पॉपुलेशन, या आप बोल सकते हो पॉपुलेशन एट टाइम 0। तो ये आपको याद रखना है, एन टी इज पॉपुलेशन आफ्टर टाइम एन 0 और एन नॉट इज इनिशियल पॉपुलेशन और एट टाइम 0। देन आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि ये क्या आर क्या डिनोट करता है, ई क्या डिनोट करता है, एंड इस ई से क्वेश्चन है
PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रॉम 2021, जिसमें पूछा गया था आपको कि E क्या डिनोट करता है इस इक्वेशन में। तो हियर E इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। हम नेचुरल लॉगरिथम का बेस लेते हैं E को, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है 2.71828। तो इसको लेंगे, दैट इज इक्वेशन NT इक्वल्स टू N0 ERT। तो ये आपको याद रखना है फॉर एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ। ग्राफ है जे शेप्ड, दोनों भी इक्वेशन आप याद रखेंगे, dn/dt इक्वल्स टू Rn। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, दैट इज NT इक्वल्स टू N0 और N0 e raised to the power RT। Any species growing exponentially under unlimited sources, अब ये बात हो रही थी unlimited resources conditions की, can reach enormous population density in short time. Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous numbers in the absence of checks. तो एक्चुअली नेचर में बहुत सारे चेक पॉइंट्स है। नेचर इस एनॉर्मस ग्रोथ को अपोज करता है क्योंकि नेचर को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो अगर ये चेक नहीं रहेगा तो एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग एनिमल जो के एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है एलिफेंट का, ये भी इस एलिफेंट से भी पूरा अर्थ भर जाएगा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially. तो यहाँ एक anecdote दिया हुआ है। anecdote का मीनिंग होता है कुछ मतलब ऐसी स्टोरी जहाँ से आप एक लेसन लेते हो। तो इस टाइप की स्टोरी है, ओल्ड स्टोरी, और जो थोड़ी सी मजाकी टाइप हो, कॉमेडी टाइप हो, और जहाँ से हमको एक लेसन भी मिल रहा है। तो ये एक एनेक्डोट दिया गया है। द किंग एंड द मिनिस्टर सैट फॉर अ चेस गेम। एक राजा और उसका एक मंत्री एक चेस गेम खेलने के लिए बैठे, जहाँ पे दोनों में कंपटीशन हो रहा था। एंड किंग ने कहा कि तुम अगर जीत जाते हो तो तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं उसको दे दूंगा, तो आई एक्सेप्ट एनी प्रपोज्ड बाय द मिनिस्टर। अब द मिनिस्टर हम्बली सेड दैट इफ ही वॉन, तो मिनिस्टर ने कह दिया कि अगर मैं ये जीत जाऊं तो ही वांटेड ओनली सम व्हीट ग्रेन्स, द क्वांटिटी ऑफ विच, कितने व्हीट ग्रेन्स चाहिए थे उसको, कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लेसिंग ऑन द चेस बोर्ड 1 in square 1। तो ये जो हमारा 64 जिसमें आपको ब्लॉक्स मिलते हैं चेस बोर्ड में, स्क्वायर्स मिलते हैं, तो ही सेट कि मुझे फर्स्ट ब्लॉक में आप इतने ही ग्रेन देना कि फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट स्क्वायर में 1 रहे, फिर सेकंड में वो 2 हो जाए, फिर थर्ड में वो 4 हो जाए, देन फोर्थ में वो 8 हो जाए, एंड सो ऑन, ये इंक्रीज होता रहे। मतलब हर एक स्क्वायर के साथ व्हीट के ग्रेन्स डबल होते रहे, डबलिंग ईच टाइम, जिसको हम आज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझ सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में एवरी टाइम द ऑर्गेनिज्म दे आर डबलिंग इन नंबर। तो प्रीवियस जो भी क्वांटिटी उससे डबल हो जाए ऑन द नेक्स्ट स्क्वायर अंटिल ऑल द 64 स्क्वायर्स फिल्ड। तो यहाँ लास्ट 64th स्क्वायर तक पहुँचने तक पूरा के पूरा हमको डबल करते जाना है। द किंग एक्सेप्टेड सीमिंगली सिली बेट एंड स्टार्टेड द गेम, बट अनलकीली अब किंग क्या हो जाता है कि ये हार जाता है, मिनिस्टर जीत गया। तो किंग को लगा था कि भाई ये तो बड़ी सिली बेट है, इसमें क्या है, मुझे क्या ही नुकसान होने वाला है। द किंग फेल्ट दैट फुलफिलिंग द मिनिस्टर्स बेट वॉज सो ईजी, ही स्टार्टेड विथ सिंगल ग्रेन ऑन द फर्स्ट स्क्वायर एंड प्रोसीडेड टू फिल द अदर स्क्वायर्स फॉलोइंग मिनिस्टर्स सजेस्टेड प्रोसीजर। बट बाय द टाइम ही कवर्ड हाफ द चेस बोर्ड, तो जब तक अभी वो हाफ चेस बोर्ड तक ही पहुंचा था, द किंग रियलाइज्ड टू हिज डिसमे that all the wheat produced in his entire kingdom pulled together would still inadequate to cover all the 64 squares। और बहुत जल्दी इस किंग के समझ में आ गया कि मेरे किंगडम में जितना भी व्हीट ग्रेन है अगर मैं पूरा भी डाल दूं तब भी मैं 64 स्क्वायर तक नहीं पहुंच सकता हूं। नाउ थिंक ऑफ टाइनी पैरामेशियम। अब यहाँ पे आपको दिया गया कि अगेन सिमिलरली आप एक टाइनी पैरामेशियम के बारे में सोच सकते हैं, स्टार्टिंग विद जस्ट 1 इंडिविजुअल एंड थ्रू बाइनरी फिशन डबलिंग इन नंबर एवरी डे। तो ये कितना हो जाएगा, एंड इमेजिन व्हाट माइंड बॉगलिंग पॉपुलेशन साइज वुड रीच इन 64 डेज। अगर सिमिलर वे से हम ऐसे जाते रहे, अगर हमारे पास प्रोवाइडेड, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिसोर्सेज सफिशिएंट हो, फूड एंड स्पेस, बट ऐसा नहीं है, नेचर ने बहुत सारे चेक्स लगा रखे हैं सो दैट द पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड। तो इस कंट्रोल पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सेकेंड टाइप का ग्रोथ मॉडल है, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ।
लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या कहता है? नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये सीधे सीधे बोलता है कि यहाँ पर किसी भी पॉपुलेशन के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो यहाँ आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? ये दो इंडिविजुअल के बीच में का, या दो पॉपुलेशन या दो स्पीशीज के बीच में का एक इंटरेक्शन है जिसको हमको पढ़ना है। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल्स, तो जो सबसे बेस्ट रहेगा वो सरवाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रेंट्स विथ व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रेंट्स लगाए हैं इस मॉडल को स्टडी करके कि ह्यूमन पॉपुलेशन अगर हमको कंट्रोल करना है तो वी नीड टू हैव सम रिस्ट्रेंट्स। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर beyond which no further growth is possible. Let us call this limit as nature's carrying capacity। अब ये आपको नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई है। तो जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को हम एक टर्म यूज़ कर लेते हैं उनके लिए कि ये नेचर का कैरिंग कैपेसिटी है। सपोज हमारे पास जितना फूड अवेलेबल है अगर वो 100 इंडिविजुअल्स को ही फूड की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, तो इवन इफ आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है तो 100 के बाद में जो रहेंगे उनका फूड का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, तो हमारी कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 100 इंडिविजुअल्स। For any species we are having a particular carrying capacity and that is denoted by T। तो अब हमारा ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वापस से ग्राफ में आकर देखते हैं। तो दिस वाज ग्राफ ऑफ अ पॉपुलेशन डेंसिटी अगेंस्ट टाइम। यहाँ पर यू कैन सी एक लाइन डिनोट की गई है हॉरिजॉन्टल दैट इंडिकेट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जितने यहाँ रह सकते हैं, जितनी मैक्सिमम डेंसिटी हो सकती है दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या रहेगी? दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन डेंसिटी उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी रहेगी। अब इसके लिए अगर हम इक्वेशन देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन से ये चेंज हो जाएगा। वी नीड टू ऐड दिस फैक्टर दैट हमको उसमें क्या करना पड़ेगा? k माइनस एन अपॉन के ये फैक्टर ऐड करना होगा। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन फॉर द लॉगरिथमिक ग्रोथ। अब यहाँ पर जो हमारा कर्व इनिशियली जे शेप था, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी आ गई, कर्व का यहाँ पर शेप चेंज हो जाता है, इट बिकम्स एस शेप्ड। तो आपको याद रखना है लॉगरिथमिक ग्रोथ का कर्व एस शेप्ड रहेगा और आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व जे शेप्ड रहेगा। So let's see. A population growing in a habitat with limited resources show initially lag phase। यहाँ पे आपको जो S shaped ग्राफ आ रहा है here we can see, यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस ग्राफ में सपोज वी आर हैविंग दिस लाइन इज कैरिंग कैपेसिटी, इसके ऊपर हमारे पास इंडिविजुअल जा नहीं सकता है, तो इनिशियली हमको एक लैग फेज इस टाइप का फेज दिखेगा जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, इंक्रीज नहीं दिख रहा है। देन फॉलोड बाय फेजेस ऑफ acceleration and deceleration and finally an asymptote। तो फिर यहाँ पर बोला गया कि इसके बाद कुछ इंक्रीज डिक्रीज चलते रहते हैं, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ एंड फाइनल जो आता है दैट इज असिम्प्टोट। ये आपको याद रखना है। असिम्प्टोट का मतलब होता है जहाँ पे अगेन हमको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, कांस्टेंट ग्राफ मिल रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ है, डिसेलरेशन कम हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज होगा एंड फाइनली विल गेट अ कांस्टेंट लाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगी जिसको बोला जाता है असिम्प्टोट। असिम्प्टोट कब मिल रहा है? अगर हम जनरल देखें पॉइंट, तो जब कैरिंग कैपेसिटी पर ये पॉपुलेशन पहुंच गया है, मतलब कैन वी से दैट कि k इक्वल टू n हो जाए, कैरिंग कैपेसिटी जब पॉपुलेशन डेंसिटी से इक्वल हो जाए तो हमको असिम्प्टोट टाइप का ग्राफ मिल रहा है। व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ से बेटा आपको इक्वेशन बेस ऐसा भी कुछ स्टेटमेंट बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि अगर असिम्प्टोट ग्राफ हो जाए तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ के क्या है? क्या ये इंक्रीज मोर देन पॉपुलेशन डेंसिटी है? नो। क्या ये लेस देन पॉपुलेशन डेंसिटी है? नो। तो हमारे पास असिम्प्टोट टाइप के ग्राफ के लिए, लाइन के लिए वी नीड टू हैव कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी। A plot of n in relation to time results in the sigmoid curve और इस S-shaped curve को हम बोलते हैं sigmoid curve। This type of population growth is called, आपको ये नाम याद रखना है, Van-Herst-Paul logistic growth। Logistic growth का दूसरा ऑल्टरनेटिव नाम आपको दिया गया है Van-Herst-Paul logistic growth, जिसमें आपको मिलेगा sigmoid curve।
सो अगेन सेम डायग्राम वही जो ऊपर थी उसमें दिया गया है सारी चीज़ें, एंड इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सो वी कैन टेक ये इक्वेशन, यहाँ इनिशियल जो था वो एज इट इज़ है dn/dt, जिसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू Rn। अगेन R हमारा यहाँ पर यही बताएगा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t है। एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड कर दी गई है दैट इज़ k कैरिंग कैपेसिटी, एंड हमको ये फैक्टर इसमें ऐड कर देना है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, लॉजिस्टिक ग्रोथ निकाल सकते हो। एक्चुअली ये रियलिस्टिक वैल्यू है, जो हमने जे शेप कर्व देखा था दैट इज़ एक्चुअली रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। सो के इंडिकेट्स कैरिंग कैपेसिटी। सिंस रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशंस आर फाइनाइट, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, फाइनाइट है, एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक वन। ये आपको याद रखना है, दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल रियलिस्टिक है, लॉजिस्टिक मॉडल रियलिस्टिक है, एक्सपोनेंशियल मॉडल रियलिस्टिक नहीं है। अब यहाँ कुछ आपको दिया गया है, गैदर फ्रॉम गवर्नमेंट सेंसस डेटा द पॉपुलेशन फिगर्स फॉर इंडिया फॉर द लास्ट 100 ईयर्स, प्लॉट देम एंड चेक विच ग्रोथ पैटर्न इज एविडेंट। तो ये आपको एक होमवर्क दिया गया है, यू कैन गो विद दिस, देख सकते हैं आप। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट बात करते हैं पॉपुलेशन से, दैट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ऑलरेडी हम 2 पॉइंट की बात कर चुके हैं। फर्स्ट वाज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स पड़े हैं, बर्थ एंड डेथ रेट, सेकेंड वाज सेक्स रेशियो, एंड थर्ड वाज एज पिरामिड। फिर हमने बात की ग्रोथ की, पॉपुलेशन ग्रोथ की, जिसमें ग्रोथ मॉडल्स देखे हैं, 2 मॉडल्स हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। द लास्ट पॉइंट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस। यहाँ से यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमको डार्विनियन फिटनेस ये वर्ड याद रखना है। तो डार्विनियन फिटनेस इट इज़ इंडिकेटेड विथ हाई आर वैल्यू। आर वैल्यू ज़्यादा है तो हम बोलेंगे डार्विनियन फिटनेस है। इन द हैबिटेट इन विच दे लाइफ, अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टूवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। तो अगर हमारे पास सिलेक्शन प्रेशर सही है तो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन भी बेस्ट होता है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। यहाँ से आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो अपने लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीडिंग दिखाते हैं, दैट इज पैसिफिक सैल्मन एंड फिश एंड बैम्बू, 2 नाम दिए गए हैं। बैम्बू का एज लाइफ होता है 100 to 150 ईयर्स, तो ऑलमोस्ट आफ्टर 100 ईयर्स इसके अंदर रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग होती है, वाइल अदर्स ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो मेनी टाइम का भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है। यहाँ पे बर्ड्स एंड मैमल्स दिए गए हैं। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग, ये भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ऑयस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस। पेलाजिक फिशेस क्या होती है, जो पानी में बीच के लेवल पर रहेगी, ना ऊपर ना नीचे, तो ऐसी फिशेस को बोला जाता है पेलाजिक फिशेस। while other produce a small number of large size offspring like birds and mammals. So which is desirable for maximizing fitness? तो हमारे फिटनेस के लिए कौन सा बेस्ट है? इन 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट्स imposed by the अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये कौन डिसाइड करेगा? उसके अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स डिसाइड करेंगे, जिसमें से अबायोटिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स अभी बाकी है। ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स इन डिफरेंट स्पीशीज इज करंटली एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय द इकोलॉजिस्ट। तो इस लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन से हमको सिर्फ ये याद रखना है कि डार्विनियन फिटनेस बोला जाता है हाई आर वैल्यू को, और ये जो आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं याद रखना है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो और दिस चैप्टर विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। होप यू लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। So here we are on the last part of this chapter, that is population interactions। और जो सबसे important part है इस chapter का, important in the sense यहाँ से NEET में maximum questions पूछे गए हैं population interaction से compared to other part of chapter। So let's start। Can you think of any natural habitat on earth that is inhabited just by a single species? तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे अर्थ पे एक सिंगल स्पीशीज ही एक जगह रहे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर जगह आपको अलग अलग स्पीशीज साथ में मिलेंगे, दैट मे बी ऑफ प्लांट्स, दैट मे बी ऑफ एनिमल्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स, ये सारे हो सकते हैं। देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच अ सिचुएशन इज इवन इन कंसीवेबल। ये पॉसिबल भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन हो भी नहीं सकती है कि कहीं
सिर्फ एक ही टाइप का स्पीशीज एग्जिस्ट करे। फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड। तो सबसे पहले तो उसको खाने के लिए, उसकी फूड रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वहाँ पर स्पीशीज होनी चाहिए दूसरी, दैट मे बी ऑफ प्लांट्स, दैट मे बी ऑफ एनिमल्स। इवन अ प्लांट स्पीशीज विच मेक्स इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। तो अगर हम प्लांट स्पीशीज की भी बात करें जो खुद का फूड खुद बनाती हैं, उसको भी, वो भी अलोन नहीं सर्वाइव कर सकती है, उसको भी इंटरेक्शन चाहिए सॉइल माइक्रोब्स का टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू सॉइल, सो दैट वो उसको वापस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में यूज़ कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन? अगर कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स वहाँ नहीं रहेंगे तो वो प्लांट पॉलिनेशन कैसे करेगा? पॉलिनेशन नहीं करेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो लाइकवाइज हियर वी कैन सी दिस ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज दे आर इंटरडिपेंडेंट्स, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड करता है, और इस डिपेंडेंसी को ही हम पढ़ने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शंस। दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन डिपेंडेंस यहाँ पर है। It is obvious that in nature, animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological community. और ये interaction को ही हम पढ़ने वाले हैं as a biological interaction. Even in minimal communities, many interactive linkages exist. Minimal communities का मीनिंग है कि जहाँ पर बहुत ही कम स्पीशीज रहती है, वहाँ भी आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। Although all may not be readily apparent, कुछ इंटरेक्शंस हमको दिखते हैं, कुछ डायरेक्टली नहीं दिखते हैं, बट इंटरेक्शंस नेचर में है। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस, अब हम यहाँ बेटा जो पढ़ रहे हैं ऑल आर इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस, ये आप याद रखेंगे। इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि दो स्पीशीज के बीच में, अगर एक स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच में होता तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्पीशीज और इंट्रास्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पर हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस पढ़ रहे हैं। अराइज फॉर इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, ये आपको याद रखना है, इंटर है इसलिए टू डिफरेंट स्पीशीज। दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल। अब आपको बोला गया है कि यहाँ इंटरेक्शंस तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो ये बेनिफिशियल हो सकते हैं, डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल हो सकते हैं। तो बेनिफिशियल वर्ड तो सबको कॉमनली पता होता है, बट आप डेट्रीमेंटल याद रखिए। डेट्रीमेंटल का मीनिंग है अगर कहीं नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है तो डेट्रीमेंटल दिस वर्ड इज यूज। तो अगर हम किसी इंटरेक्शन का बात करते हैं, वहाँ पर एक स्पीशीज या एक ऑर्गेनिज्म डेट्रीमेंटल है, मीन्स इट इज कॉजिंग द नेगेटिव इफेक्ट। एंड न्यूट्रल का मीनिंग यहाँ पर कोई हार्म भी नहीं है और बेनिफिट भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल टू वन ऑफ द स्पीशीज और बोथ। असाइनिंग अ प्लस साइन फॉर बेनिफिशियल, तो हम प्लस साइन यूज करते हैं बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए, माइनस साइन यूज करते हैं डेट्रीमेंटल के लिए, एंड जीरो यूज करते हैं फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो ये आपको यहाँ एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टेबल दिया गया है। अब क्वेश्चंस बेटा यहीं से शुरू हो जाते हैं, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस है इस ओनली फ्रॉम दिस टेबल इटसेल्फ। अगर आप ये टेबल भी अच्छा सा कर लो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो। 21 का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है, यू कैन से कि प्रीवियस ईयर में हर 1-2 साल पहले इस टेबल से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो इनके सारे टाइप्स देख लेते हैं। पहला आपको दिया गया है 6 इंटरेक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म। तो कैन सी हियर म्यूचुअलिज्म जो इंटरेक्शन है, इसमें एक स्पीशीज का बेनिफिट होता है और दूसरी भी स्पीशीज का बेनिफिट होता है, इसलिए दोनों को प्लस प्लस दिया गया है। तो स्पीशीज ए स्पीशीज बी दोनों भी प्लस प्लस दिखाए गए हैं। सिमिलरली कॉम्पिटिशन में दोनों पर भी नेगेटिव इफेक्ट है, तो इट इज अ काइंड ऑफ डिटरमेंटल इंटरेक्शन फॉर बोथ द स्पीशीज। ये वर्ड आपको याद रखना है, डिटरमेंटल इंटरेक्शन फॉर बोथ द स्पीशीज, दैट इज कॉम्पिटिशन। प्रेडेशन में एक स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है एंड सेकेंड को लॉस हो रहा है, और यू कैन से इट इज डेट्रीमेंटल फॉर वन स्पीशीज एंड बेनिफिशियल फॉर अनदर स्पीशीज। तो यहाँ पर जो प्रे होता है इसके लिए डेट्रीमेंटल हो जाएगा, और जो प्रेडेटर है उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। पैरासिटिज्म अगेन सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन, लेकिन पैरासाइट में हमारे पास होस्ट जो है ये डेट्रीमेंटल हो जाता है एंड पैरासाइट बेनिफिशियल हो जाता है। तो पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में क्या डिफरेंस है ये भी हमको देखना है आगे चल के डिटेल। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस टॉपिक, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए, समझिए। देन नेक्स्ट इज कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में एक को तो बेनिफिट हो जाएगा बट दूसरा न्यूट्रल रहेगा, नो लॉस
नो बेनिफिट, कोई हार्म भी नहीं होगा, कोई लॉस भी नहीं होगा, तो दूसरा न्यूट्रल रहेगा। एंड अमेंसलिज्म, जिसमें एक ये इंटरेक्शन एक स्पीशीज के लिए डेट्रीमेंटल है बट दूसरे के लिए न्यूट्रल है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा प्लस माइनस फॉर्म में या तो डेट्रीमेंटल बेनिफिशियल फॉर्म में। बट दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेक्शन से याद रखने वाली, वो यही है। अगर आप इतना टेबल मेमोराइज कर लो, समझ लो, तो मेमोराइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस, कंपटीशन में दोनों माइनस, प्रेडेशन में प्लस माइनस, पैरासिटिज्म सेम प्लस माइनस, कॉमेंसलिज्म प्लस जीरो, एनामेंसलिज्म माइनस जीरो। तो अब यहाँ से इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कितने इंटरैक्शंस है जिसमें मिनिमम वन स्पीशीज इज डेट्रीमेंटल। तो आपको यहाँ पर दो दिख रहे हैं बट मिनिमम वन, तो ये भी हो सकता है, कंपटीशन हो गया, देन प्रेडेशन भी हो सकता है, पैरासिटिज्म भी हो सकता है, अमेंसलिज्म भी हो सकता है। तो आउट ऑफ 6 in 4 एटलीस्ट वन स्पीशीज इज हार्म। ठीक है, देन दूसरा आपको एटलीस्ट वन स्पीशीज बेनिफिट हो रही है ऐसे, ये कौन कौन से हो जाएंगे, ये है म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म। तो यहाँ भी हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन नन ऑफ द स्पीशीज इज हैविंग डेट्रीमेंटल इफेक्ट और नन ऑफ द स्पीशीज इज हैविंग बेनिफिशियल इफेक्ट। तो आपको ये प्लस माइनस फॉर्म में यहाँ पे याद रखना होगा। सो बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, इसी को यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन किया गया है, एंड बोथ लूज इन competition in their interactions with each other. In both parasitism and predation, only one species benefit, that is parasite or predator respectively, and the interaction is detrimental to other species, that is host or prey. The interaction where one species is benefited and other is neither benefited nor harmed is commensalism, and amensalism में on other hand one species is harmed whereas the other is unaffected. तो इसी टेबल को यहाँ पर वर्बल फॉर्म में लिख दिया गया है। Predation, parasitism and commensalism share a common characteristic, the interacting species live closely together. अच्छा, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा इंटरैक्शंस है जहाँ पर स्पीशीज को साथ में रहना पड़ेगा क्लोज रिलेशन में, मतलब एक ही हैबिटेट में रहना ज़रूरी है। तो दैट इज़ प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म, बल्कि दूसरे वाले में ये नेसेसिटी नहीं है। ओके, देन प्रिडेशन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट इंटरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिडेशन। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिडेशन मतलब हमारे दिमाग में इमीडिएटली आ जाता है कि एक शेर है जो एक डियर को पकड़ रहा है, एक टाइगर है, एक लायन है, एक डियर को पकड़ रहा है, तो यही प्रिडेशन है। सो यू कैन थिंक ऑफ प्रिडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स एनर्जी टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स फिक्स बाय द प्लांट। तो ये सबसे पहला यहाँ एक्चुअली रोल दिया गया है प्रिडेशन का, ये आपको रोल के फॉर्म में ही याद रखना है। प्रिडेशन क्यों किया जाता है? प्रिडेशन का फर्स्ट रोल है कि जो एनर्जी प्लांट्स ने फिक्स की है उस एनर्जी को हायर ट्रॉफिक लेवल पर पास करना, ये प्रिडेशन का फर्स्ट रोल हो जाता है। देन व्हेन वी थिंक ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, एक टाइगर एंड डियर रेडिली कम टू आवर माइंड। बट सिर्फ यही नहीं, एक स्पैरो ईटिंग द सीड, ये भी प्रिडेशन है। यहाँ पर सीड इज नो लेस अ प्रेडेटर, यहाँ पर स्पैरो प्रेडेटर है और सीड क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा। ऑल्दो एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज सेपरेटली एज हर्बीवर्स, दे आर ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट वेरी डिफरेंट, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो यहाँ पर जो हर्बीवोर्स है ये भी प्रेडेटर्स है, एंड जो ग्रास है या प्लांट्स है ये हो जाएगा प्रे। तो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेडेशन। बिसाइड एक्टिंग एज कंडुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर, तो कंडुइट्स का यहाँ पे मीनिंग होता है कि इंटरमीडिएट्स आप बोल सकते हो, कि जो एनर्जी ट्रांसफर करवा रहे हैं। प्रे प्रिडेशन में भी एनर्जी लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पर जा रही है अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स। प्रिडेटर्स प्ले अदर इम्पॉर्टेंट रोल्स, तो सिर्फ यही नहीं, दूसरे इंपॉर्टेंट रोल इनके क्या है। तो एक रोल, फर्स्ट रोल हमने पढ़ लिया, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दूसरा रोल, द कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, सो दिस इज सेकेंड रोल। प्रेडेशन क्यों यूज़ किया जाता है, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखने के लिए। बेटा इस रोल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ प्रेडेशन। तो फर्स्ट रोल एनर्जी ट्रांसफर, दूसरा रोल हमको दिया गया प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल रखने के लिए। बट फॉर प्रेडेटर्स, प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी।
when certain exotic species are introduced into a geographical area। अब यहाँ simultaneously exotic species की बात की गई है, एक खास एग्जाम्पल दिया गया है, ऊपर में ऑलरेडी हम 3 एग्जाम्पल देख चुके हैं प्रेडेशन के। they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators। तो क्या हो जाता है, कभी कभी अगर आपने कोई exotic species जो एक पर्टिकुलर लैंड से, एक हैबिटेट से बिलोंग नहीं करती थी, वहां लाकर रख दी, तो वो इन्वेजिव बन जाएगी। इन्वेजिव बन जाएगी मतलब वो उस हैबिटेट को डोमिनेट कर जाएगी, अपना नंबर इतना बढ़ा देगी कि बाकी वहाँ की जो लोकल स्पीशीज़ है, जो वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ है, वो कम होती जाएगी। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपने जो एक्सोटिक स्पीशीज़ बाहर से लाई हुई है, आपने सिर्फ स्पीशीज़ को लाया, इसका प्रेडेटर नहीं लाया है, तो इसके ऊपर कोई चेक पॉइंट नहीं रहा। इसी का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, द प्रिकली पेयर कैक्टस। You need to remember this example in the predation। prickly pear cactus एक बड़ा ही सुंदर सा कैक्टस है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में अर्ली 1920s। अब इसने क्या किया, इट कॉज्ड हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेंज लैंड। ये इतने स्पीड में बढ़ गया कि इसने मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड को कवर कर दिया, एंड देन इसको एलिमिनेट करना भी मुश्किल हो गया। तो फाइनली द इन्वेजिव कैक्टस, अब ये बन गया था इन्वेजिव स्पीशीज। आपको नाम याद रखना है, प्रिकली पेयर कैक्टस, जो कि इन्वेजिव स्पीशीज बन गया ऑस्ट्रेलिया में। was brought under control only after cactus feeding predators। फिर यहाँ पर cactus feeding predator था एक, उसको लाया गया जो इसके नेचुरल हैबिटेट में हुआ करता था, जो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता था। फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री। ठीक है, देन सेकेंड एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया प्रे प्रिडेशन का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। जितने भी हमने स्ट्रैटेजी वाले चैप्टर में जितने भी बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स देखे थे, वो सारे के सारे इसके अंडर आ जाते हैं कि प्रेडेटर का पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्रेडेटर प्रे का पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करता है, इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन। तो वहाँ जितने भी आपने एग्जाम्पल्स देखे थे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स में, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था लेडी बर्ड्स जो थे, एंड देन एफिड्स के पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए देखा था, ग्रास हॉपर्स, मॉस्किटो के लिए। तो ये आपको याद रखना है। प्रेडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। ये थर्ड रोल बोल दिया गया है। नाउ दिस इज थर्ड रोल ऑफ प्रेडेशन, दैट इज टू मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करता है, बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। बेटा इस दो लाइन से रीजन असर्शन टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका असर्शन हो जाएगा प्रेडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, और इसका रीजन हो जाएगा कैसे कंट्रोल कर रहा है, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। तो इसके लिए आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड रोल के लिए देखिए बेटा 3 रोल्स हैं यहाँ पे, और हर एक रोल के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं। दिस इज फर्स्ट रोल, देन सेकेंड रोल टू कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। दिस 3 रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और थर्ड रोल दे दिया गया स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, जिसमें एग्जाम्पल दिया गया इन द रॉकी इंटरटिडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में एक इंटरटेडल कम्युनिटी है, वहाँ पर स्टारफिश की, जिसका नाम है पिज़ास्टर। ये आपको याद रखना है, स्टारफिश पिज़ास्टर। तो अब यहाँ पर क्या किया गया, इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर था। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर इसको एलिमिनेट कर दिया गया, रिमूव फ्रॉम द इनक्लोज इंटरटाइडल एरिया। More than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competition। तो क्योंकि इसको यहाँ से स्पीशीज को एलिमिनेट कर दिया गया, तो ये क्या कर रहा था, ये प्रिडेशन कर रहा था ऑन द इन्वर्टिब्रेट्स, वहाँ के बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स पे। अब क्योंकि प्रेडेटर नहीं रहा, तो प्रे स्पीशीज भी वहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि प्रेडेटर नहीं था। और ये प्रे स्पीशीज में आपस में कंपटीशन होने लग गया, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। एंड इस इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से जो बेस्ट था वो सरवाइव कर गया, एंड जो वीक थे वो एलिमिनेट हो गए। तो बाय दिस वी कैन से कि प्रेडेटर्स ने क्या किया था, जब तक प्रेडेटर्स था तो स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन हो रही थी, एंड जब प्रेडेटर को एलिमिनेट कर दिया गया तो स्पीशीज डाइवर्सिटी पे भी इफेक्ट आ गया है। If a predator is too efficient and overexploits its prey,
then the prey might become extinct and following it the predator will also become extinct for lack of food। तो क्या होगा अगर predator ने सारा ही prey खा लिया अपना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है, तो प्रे तो ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही प्रे ख़त्म हो जाएगा प्रेडेटर का फूड ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ से प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो दिस इज़ द रीज़न वाई प्रेडेटर्स इन द नेचर आर प्रूडेंट। तो यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है प्रेडेटर के नेचर के लिए, दैट इज़ प्रूडेंट। प्रूडेंट का मीनिंग होता है, इसका वर्ड मीनिंग है कि ऐसा इंडिविजुअल जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच के काम करता है। तो प्रेडेटर अपने सारे, इवन इफ इट इज़ एफिशिएंट, वो अपना सारा प्रे क्यों नहीं खाता है, क्योंकि अगर वो पूरा प्रे को ख़त्म कर देगा तो फ्यूचर में उसी के लिए फूड नहीं बचेगा। सो आपको ये वर्ड याद रखना है। प्रेडेटर की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है दैट प्रेडेटर्स दे आर प्रूडेंट। प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। अब यहाँ तक तो ठीक है, प्रेडेशन हो रहा था, लेकिन प्रे भी इस प्रेडेशन से बचने के लिए कुछ अपने अंदर इवोल्यूशन किया है, उसने कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है for various defenses. Some species of insects and frogs are cryptically colored। तो यहाँ पे different types of evolutions बताए गए हैं जो डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंदर काम करते हैं, मतलब डिफेंस सिस्टम अच्छा करेंगे, प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे के अंदर हेल्प करेंगे। तो पहले आपको जो फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, दैट इज़ ए कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कुछ क्रिप्टिकली कलर एक्वायर कर लेता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर। देन सम आर पॉइजनस। यहाँ सेकंड आपको दिया गया है कैसा प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे अपने अंदर क्या करता है। तो कुछ हो जाते हैं पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर्स। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है इसका पॉइजनस नेचर का, मोनार्च बटरफ्लाई। द सेकेंड एग्जाम्पल इज मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डी टेस्टफुल। तो ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती है टू इट्स प्रेडेटर जो कि बर्ड्स है, बिकॉज ऑफ द स्पेशल केमिकल। ये बहुत गंदी सी टेस्ट में हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक केमिकल की वजह से। अब देखिए ये केमिकल इसकी बॉडी में प्रेजेंट है इस बटरफ्लाई के, मोनार्च बटरफ्लाई के। ये केमिकल आया कहाँ से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इस बटरफ्लाई के अंदर ये केमिकल जो कि इसको टेस्टफुल बना रहा है, ये कब आया है, कैटरपिलर स्टेज में आया है। बाय बर्थ इसके अंदर नहीं है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पहले से नहीं है। तो ये एक स्पेसिफिक प्लांट पे फीड करती है जो कि एक पॉइजनस वीड है, और इस पॉइजनस वीड को खाने की वजह से इसके अंदर ये केमिकल जमा हो रहा है, एक्वायर हो रहा है। ये इसके लिए तो कोई इफेक्ट कॉज नहीं कर रहा है, बट जो प्रेडेटर इसको खा रहा है उसको वो टेस्ट पसंद नहीं है इस केमिकल का, एंड दैट्स वाई वैसे ये अपने आप को बचा लेती है, डिफेंस कर लेती है। फॉर प्लांट्स herbivores are the predators. Nearly 25% of the all insects are known to be phytophagous। phytophagous मतलब जो प्लांट सैप पर ग्रो होते हैं, लाइक मेल मॉस्किटो भी है इसमें। तो ये इंसेक्ट है जो है ये प्लांट पे डिपेंडेंट है। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन। अब जब ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स प्लांट को खा रहे हैं, तो प्लांट भी तो अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अब वो दूसरे एनिमल्स की तरह भाग तो नहीं सकता है अपनी जान बचा के, क्योंकि वो तो वहीं रहेगा। तो फिर इसने अपने अंदर क्या चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पर प्लांट्स के आपको दिए गए हैं। प्लांट्स देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड, किस टाइप के इवोल्यूशन दिखाए गए हैं प्लांट्स में, एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। सो प्लांट्स के अंदर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल केमिकल, दो टाइप के डिफेंसेस आपको दिए गए हैं अगेंस्ट हर्बीवोर्स। जैसे कि मॉर्फोलॉजी में दिया गया है थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स अकेशिया एंड कैक्टस दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। अकेशिया इज अ बबूल। तो इन प्लांट्स के अंदर कांटे लगे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं जो इनको हर्बीवोर्स से बचा कर रखेंगे। दिस इज अ मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन और यू कैन से adaptation, most common morphological means of defense. Then many plants they produce store chemicals। दूसरा आपको chemicals का example दिया गया है कि ये herbivores secondary metabolites बनाते हैं कुछ chemicals, जो कि chemicals इनको बचाएंगे from the predation। So herbivores seek when दे आर ईटन। ऐसे केमिकल्स को अगर हर्बीवोर्स खा लेते तो या तो वो बीमार हो जाएंगे या तो अच्छा फील नहीं करेंगे। सो इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिसरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। तो ये केमिकल्स क्या क्या कर सकते हैं, ये इनको बीमार कर सकते हैं, फीडिंग एबिलिटी को कम कर सकते हैं, डाइजेशन पे अफेक्ट कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे, एंड इवन कैन कील। तो अगर बहुत डेंजरस पॉइजनस केमिकल है तो हर्बीवोर्स को कील भी कर सकते हैं।
यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलोट्रोपिस, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कैलोट्रोपिस का। दिस इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमको याद रखना है। ये कैलोट्रोपिस के अंदर इवोल्यूशन हुआ है हर्बीवोर से बचने के लिए। कैलोट्रोपिस बोला गया अबैंडन फील्ड्स में ग्रो होता है। द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये जो कैलोट्रोपिस है ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड बनाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस, cardiac glycoside, and that is why you never see any cattle or a goat browsing this plant. तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड डायरेक्ट, ग्लाइकोसाइड्स क्या है, ग्लाइकोसाइड ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है प्लांट के अंदर बनते हैं और ये ग्लाइकोसाइड इफेक्ट करता है हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग पे अफेक्ट करेगा। तो इसलिए कैटल्स कभी भी ये इस प्लांट को खाते हुए नहीं दिखेंगे। अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ऑन अ कमर्शियल स्केल। तो प्लांट से हमको ऐसे बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं जो हम तो उनको यूज़ कर रहे हैं कमर्शियली, बट वो एक्चुअली प्लांट्स में एज अ डिफेंस सिस्टम की तरह बनाए गए थे। लाइक इट इंक्लूड्स निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, देन स्ट्रेक्नाइन, देन ओपियम, ये सारे हमारे पास केमिकल्स है, आर प्रोड्यूस बाय देम एक्चुअली एज डिफेंसेस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। तो खुद की स्पीशीज़ को बचाने के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए इन्होंने ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाए हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिडेशन। Now let's start the second interaction, that is competition. कंपटीशन कैसा है बेटा, यहाँ पर दोनों भी माइनस रहेंगे, दैट बोथ द मेंबर्स आर डेट्रीमेंटल, द इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल फॉर बोथ द मेंबर्स। When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is potent force in the organic evolution. यहाँ से रीजन असर्शन का क्वेश्चन बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू डार्विन जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन था ये रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। It is generally believed that competition occurs when closely related species compete. तो एक जनरल बिलीफ है कि कंपटीशन सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है जो सेम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटिंग है, बट ये ट्रू नहीं है। कैसे नहीं है, आपको एग्जांपल दे दिया गया है, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड आल्सो compete। तो कुछ ऐसी स्पीशीज भी है जिनका कोई रिलेशन नहीं है फिर भी वो कंपटीशन दिखाते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया गया, सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लैमिंगोज। तो कुछ अमेरिकन लेक्स है जहाँ पर फ्लैमिंगोज है, विजिटिंग फ्लैमिंगोज है, और वहाँ की कुछ रेसिडेंट फिशेस है, इनके बीच में होता है कंपटीशन। सो दे कम्पीट फॉर देयर फूड। ये फ्लेमिंगोज आते हैं और उड़ते हुए ये पानी में से फिशेस पकड़कर या उनका फूड जो जू प्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन को पकड़कर खा लेते हैं। बट यहाँ की जो रेसिडेंट फिशेस है इनका भी फूड ये जू प्लैंक्टन है। तो एक्चुअली दोनों स्पीशीज अनरिलेटेड है, एक एरियल बर्ड है, एक एरियल स्पीशीज बर्ड है और दूसरा आपको एक्वेटिक फिश दे दिया गया है, जबकि कम्प्लीटली अनरिलेटेड है, फिर भी इनके बीच में कंपटीशन है। तो हम कंपटीशन के लिए ये क्राइटेरिया 100% नहीं लगेगा कि दी ऑर्गेनिज्म दे शुड बी रिलेटेड ओनली। Secondly, resources need not to be limiting for competition to occur इन इंटरफियरेंस कंपटीशन। चलिए दूसरी बात बोल दी गई कि रिसोर्सेज भी यहाँ पे लिमिटिंग होना ज़रूरी नहीं है। अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग नहीं है तब भी कंपटीशन होता है। उसके लिए आपको एग्जांपल दिया गया है इंटरफेरेंस कंपटीशन, ये आपको याद रखना है। इंटरफेरेंस कंपटीशन कब होता है, इवन इफ रिसोर्सेज दे आर नॉट लिमिटेड, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू द इंटरफियरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज। तो सिर्फ एक स्पीशीज अपना खाना पीना छोड़ देगी क्योंकि वहां पर एक दूसरी स्पीशीज आ गई है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन इवन इफ रिसोर्सेज आर अबंडेंट। तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। पहले तो यहाँ कंपटीशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ये दोनों कंडीशन में हम कंपटीशन का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो इट इज़ अ प्रोसेस, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, मतलब यहाँ पर उसी आर की वैल्यू बात हो रही है, फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज मेजर इन टर्म्स ऑफ आर, the intrinsic rate of increase is significantly lower in the presence of another species. So whether that species are related or unrelated, whether the resources were abundant or limiting, अगर एक स्पीशीज का आर डिक्रीज होता है दूसरी स्पीशीज की वजह से, तो हम बोलेंगे इनका इंटरेक्शन कौन सा है, कंपटीशन टाइप का इंटरेक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद रखना है।
It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiment as Gauss and other experiments ecologists did. तो अब इस चीज़ को लेबोरेटरी में गॉज नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminated. तो जब हमारे पास resources है, लिमिटेड है, तो कॉम्पिटेटिवली सुपेरियर स्पीशीज ये क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी दूसरे स्पीशीज को. बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव. लेकिन नेचर में हमेशा ऐसे नहीं होता है. तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज एक्सिस्ट हाउएवर इन सम केसेस. तो यहाँ आपको बोला गया है कि कभी कभी ये एविडेंसेस कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और परसुएसिव भी होते हैं कि जिस पे आपको यकीन करना ही है. द एबिंगन टॉर्टॉइस एक एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर इंटरफेरेंस कंपटीशन का एग्जाम्पल है. अबिंगन टॉर्टॉइस इन गैलापागोस आइलैंड, याद रखना है आपको, अबिंगन टॉर्टॉइस इन गैलापागोस आइलैंड, दे बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर goats were introduced in the island apparently due to greater browsing efficiency of the goats. तो यहाँ पे आपको कंपटीशन बताया गया है बिटवीन टॉर्टॉइज एंड गोट्स. Another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called the competitive release. अब next point आप ये याद रखेंगे, competitive release. A species whose distribution is restricted to small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. तो यहाँ बोला गया है कि एक्सप्लेनेशन दिया गया कि एक स्पीशीज़ है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, छोटे से एरिया में, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिवली सुपेरियर. अब जैसे ही वहाँ सुपेरियर स्पीशीज़ आ जाती है, इज़ फाउंड टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज. तो ये क्या करती है, अपना एरिया बढ़ा देती है व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज़ इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड. Cornell's elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland. इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कॉर्नेल ने, आपको बेटा यहाँ साइंटिस्ट के नाम याद रखना है. कंपटीशन में पहले हमने डार्विन की बात की, दूसरे साइंटिस्ट गॉस की बात की, तीसरे हैं कॉर्नेल. तो इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, कॉम्पिटिटिव रिलीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे. द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपेरियर बार्नकल. तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया बार्नकल्स के ऊपर. ये बार्नकल्स जो होते हैं, ये यहाँ पर दो टाइप के बार्नकल्स मिलते हैं. सुपेरियर इनका नाम था बैलेनस, जो डोमिनेट कर रहा था बार्नकल इस लैंड को, एंड दूसरा हमारे पास था कैथामलस. तो ये दो बार्नकल्स है एक इंटरटाइडल एरिया में. अब इसने क्या किया, बैलेनस क्योंकि ये डोमिनेटिंग था, इसने एक्सक्लूड कर दिया स्मॉलर वन को, दैट इज कैथामलस को, फ्रॉम द जोन. इन जनरल मतलब ये क्या हो गया, ये यहाँ पर ड्यू टू सुपेरियरिटी, ड्यू टू डोमिनेंस नेचर ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, दूसरे को वहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया है. In general, herbivores and plants appear to more adversely affected by the competition than the carnivores. क्योंकि बेटा herbivores जो होते हैं या आप बोल सकते हो plants जो होते हैं, यहाँ पर इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है. ये आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट फैट दिया गया है. तो प्लांट्स ऑब्वियसली एज दे कैन नॉट मूव, इनके ऊपर प्रेडेशन का, कंपटीशन का ज़्यादा इफेक्ट है, प्रेडेशन का नहीं है, कंपटीशन की बात हो रही है. एंड सेकेंडली बोला गया है कि हर्बीवोर्स पे इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है देन दी कार्निवोर्स. चलिए, अब गॉस ने और एक एक्सपेरिमेंट किया है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये आपको याद रखना है. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली. अगर दो स्पीशीज़ है और इनके एक ही टाइप का रिसोर्स यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तक साथ में नहीं रहते हैं. तो जो इन्फीरियर रहेगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा. दिस में बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज. तो ये कब, कौन सी कंडीशन में होगा, जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तभी होगा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अदरवाइज नहीं अप्लाई करेगा. अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट है तो वहाँ हम बात करेंगे इंटरफियरेंस कंपटीशन की. अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वहाँ बात की जा रही है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की. This may be true if resources are limiting. Okay, more recent studies do not support such gross generalization about competitions. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence. तो यहाँ अभी recent studies बोलती है कि ऐसा नहीं होता है, species को evolution भी दिखाती है,
को एग्जिस्टेंस भी दिखाती है। तो यहाँ पे को एग्जिस्टेंस, मैकेनिज्म ऑफ को एग्जिस्टेंस हो सकता है कि दोनों अपने आप को, जैसे एक हो सकता है कि भाई एक ही टाइप का फूड दो स्पीशीज खा रही है, तो वो अपने खाने का टाइम चेंज कर देगी सो दैट एक दूसरे पे कोई इफेक्ट ना हो। तो वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, और उसी को हम बोलते हैं रिसोर्स। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एक्सक्लूडेड, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एलिमिनेटेड, ये क्या करते हैं, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लेते हैं। पार्टीशनिंग मतलब ये अपना टाइमिंग, खाने की टाइमिंग चेंज कर देंगे। तो मेजर टाइप का पार्टीशनिंग यही देखा गया है। तो यहाँ आपको एग्जांपल दिया गया है, इफ टू स्पीशीज compete फॉर सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड competition बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग, डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स। तो खाने का अपना तरीका चेंज कर लेंगे कि कुछ स्पीशीज़ है वो प्लांट के अपर पार्ट पे डेवल कर रहे हैं, कुछ रहेंगे उसका लोअर पार्ट पे डेवल करेंगे। तो लाइकवाइज फोरेजिंग पैटर्न्स एंड टाइमिंग फॉर फीडिंग दे कैन चेंज। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट नाम जो याद रखना है फोर्थ साइंटिस्ट का, वो है मैकआर्थर। मैकआर्थर का यहाँ आपको याद रखना है, इन्होंने एक्सप्लेन किया, शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉबलर्स। वॉबलर्स ये बर्ड्स है, ये एक ट्री पर रह रहे हैं, सेम ट्री वेयर अवेलेबल टू, दे आर नॉट एबल टू अवॉइड दिस कॉम्पिटिशन, एंड फिर इसलिए उन्होंने क्या किया, को एग्जिस्ट किया बाय बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटीज़। तो एक ऐसा प्लांट होता है, इस प्लांट पे ये सारे बर्ड्स 5 अलग अलग स्पीशीज रह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, स्पीशीज नंबर 1 ने टॉप एरिया में रहना शुरू कर दिया, वहीं पे उनकी फीडिंग हैबिट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर ली है और साथ में कोएग्जिस्ट भी कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द पैरासिटिज्म। कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स, अच्छा पैरासिटिज्म में क्या होता है बेटा, इंटरेक्शन इज प्लस माइनस, एक का बेनिफिट होगा एंड दूसरे के लिए ये लॉस रहेगा। तो वन इज डिटरमेंटल एंड अनदर वन इज बेनिफिशियल। सो दिस मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स। तो सबसे पहली कंडीशन है पैरासिटिज्म के लिए, भाई हमको फ्री का खाना चाहिए और फ्री का रहना चाहिए। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज़ इवॉल्व इन सो मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स फ्रॉम द प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। तो पैरासिटिज्म हमको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है। मेनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक। अब पैरासाइट्स में कैसे होता है, इनका इवोल्यूशन ऐसे होता है कि जैसे जैसे होस्ट में चेंजेस होते जाएंगे साइमल्टेनियसली पैरासाइट में भी चेंजेस होते जाएंगे, और ऐसा हो रहा है तो फिर पैरासाइट जो हो जाता है वो हो जाता है होस्ट स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक हो जाएगा होस्ट से, वही होस्ट पे डिपेंड करेगा। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ को इवोल्यूशन। स्पेसिफिक का मीनिंग आपको बताया गया है, दे कैन पैरासाइटाइज ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व। तो यहाँ पे को इवोल्यूशन देखा जा सकता है इन द पैरासिटिज्म, दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटरएक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम। मतलब होस्ट ने कुछ एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म डेवलप किया जिससे वो पैरासाइट को रिजेक्ट कर सके या रेजिस्ट कर सके, तो साइमल्टेनियसली पैरासाइट भी अपने अंदर कुछ मैकेनिज्म डेवलप कर देगा टू काउंटरएक्ट और न्यूट्रलाइज दैट इवोल्यूशन ऑफ द होस्ट, सो दैट सक्सेसफुली वो उसको होस्ट को यूज कर सके। In accordance with their lifestyles, parasites evolve special adaptations such as the loss of। अच्छा, अब आपको ये याद रखना है, पैरासाइट्स के अंदर कुछ एडेप्टेशंस है, वो एडेप्टेशंस आपको दिए गए हैं। एडेप्टेशंस नंबर 1 इज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। पैरासाइट में क्या क्या अडेप्टेशंस हो सकते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है, या कौन सा अडेप्टेशन पैरासाइट में नहीं देखने को मिलता है। फर्स्ट इज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एंडो पैरासाइट है, हमारे इंटेस्टाइन में रह रहा है, स्टमक में रह रहा है, तो उसको आंखों की ज़रूरत नहीं है, तो उसके पास ये सेंस ऑर्गन नहीं रहेगा। Then instead they have presence of adhesive organs or suckers to cling the host। होस्ट को पकड़ के रखने के लिए उनके पास सकर्स हो सकते हैं, सेकेंड एडेप्टेशन। देन थर्ड बोला गया लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वो आपका डाइजेस्टेड फूड ही खा रहा है तो उसको अपना खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। एंड फोर्थ बोला गया है हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो इसमें से बेटा कोई एक उल्टा करके लिख दिया जा सकता है, बाकी 3 सेम रहेंगे। एंड फोर्थ लिख दिया लो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और कैपेसिटी, तो आपको इनकरेक्ट पहचानना है। लाइकवाइज द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस पोर्शन, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़कर जाइए। The life cycles of parasites are often complex, involving one or two intermediate hosts or vectors to facilitate parasitization of its primary host। तो यहाँ पे complex life cycle होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है लीवर फ्लूक का, जो कि एक ट्रेमेटोड पैरासाइट है। इसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, स्नेल एंड फिश।
टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो टोटल लीवर फ्लूक के कितने होस्ट होते हैं? टोटल 3 होते हैं। एक तो हो गया ह्यूमन, दूसरा स्नेल एंड तीसरा फिश। द मलेरियल पैरासाइट नीड्स, मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है इसकी बात की गई है, इसके लिए एक वेक्टर चाहिए मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन चाहिए। Majority of the parasites harm the host. They may reduce the survival, growth and reproduction of the host and reduce its population density. तो ये हार्म करेंगे होस्ट को, ऑब्वियसली उसका सर्वाइवल रेट कम कर देंगे, उसके ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस पे भी अफेक्ट करेंगे और उसका अल्टीमेटली पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा होस्ट का। तो ये होस्ट के लिए डेट्रीमेंटल टाइप का इंटरेक्शन है और पैरासाइट के लिए बेनिफिशियल इंटरेक्शन है। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। तो ये फिजिकली वीक भी कर सकते हैं, तो फिर होस्ट का प्रेडेशन भी फास्ट हो जाएगा, जो इसका होस्ट का प्रेडेटर रहेगा वो उस पर जल्दी अटैक कर पाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी रीजन असर्शन टाइप का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। तो पैरासाइट क्या कर रहा है? होस्ट को वीक कर रहा है, होस्ट को वीक कर रहा है, इसलिए प्रेडेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मतलब पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन दो फोर्सेस साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं, दो इंटरेक्शंस। Do you believe that an ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? क्या ये possible है? Then why did natural selection lead to evolution of such totally harmless parasites? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Parasites that feed on external surface of the host organism are called ectoparasite. यहाँ parasites को कैटेगराइज कर दिया गया है, जो बॉडी के बाहर रह रहे हैं, those are called ectoparasites. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। ह्यूमंस, लाइस होते हैं ह्यूमंस में, देन टिक्स होते हैं डॉग पर, मेनी मरीन फिश आर इन्फेस्टेड विथ एक्टोपैरासाइट कोपोड्स, यहाँ पर मरीन फिशेस में भी बोला गया आपको। देन कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन दी हेज प्लांट्स। हेज मतलब जो बुशी प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर ये कस्कुटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, ये ग्रो होता है। ये भी पैरासिटिक प्लांट है, एक्सेप्शन है फोटोसिंथेटिक प्लांट में। तो इसका कंप्लीट क्लोरोफिल भी लॉस्ट हो चुका है और लीव्स भी नहीं है इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इट डिराइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इट पैरासाइटिस। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट। ये आपको याद रखना है, फीमेल मॉस्किटो को हम पैरासाइट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? ये ब्लड तो सक करती है, बट ब्लड सक क्यों कर रही है? although it needs our blood for reproduction and not for the food, it is not requirement of food, blood उसकी भूख के लिए नहीं है। तो हमने पहले स्टार्टिंग में ही कहा था पैरासिटिज्म की दो कंडीशन है, फ्री लॉजिंग एंड मील्स, फ्री का रहना चाहिए, फ्री का खाना चाहिए। तो ब्लड इट इज यूजिंग फॉर द रिप्रोडक्शन एंड नॉट फॉर द सर्वाइवल, दैट्स वाई ये हमारा पैरासाइट नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोपैरासाइट्स, अब ये दूसरी कैटेगरी बता दी गई। एंडोपैरासाइट जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो लीवर में रहेंगे, किडनी में, लंग्स में, रेड ब्लड सेल्स में, एक्सेट्रा। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. तो यहाँ पे क्या किया गया है, इनको रिप्रोडक्टिवली ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली बहुत सिंपल कर दिया गया है। अब नेक्स्ट टाइप का एक पैरासिटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ नाम दिया गया है, ब्रूड पैरासिटिज्म। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म है, तो ये बर्ड्स में देखने को मिलता है। इज अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। तो ये पैरासिटिज्म है जगह के लिए, ये पैरासिटिज्म खाने के लिए नहीं है। तो पैरासिटिक बर्ड ये क्या करता है, यहाँ पे कुकू बर्ड अपने एग्स ले कर देता है होस्ट बर्ड के नेस्ट में, तो होस्ट बर्ड रहेगा क्रो। तो इससे क्या होगा, होस्ट इसको इंक्यूबेट करेगा। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व टू रिजेंबल द होस्ट एग इन द साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट। तो अब इसमें क्या हो गया कि होस्ट क्या करता था कि होस्ट इसको रिजेक्ट कर देता था, तो पैरासाइट्स ने अपने जो एग्स थे इनको रिजेंबल कर दिया होस्ट के एग्स से, सो दैट वो डिटेक्ट ना कर पाए कि ये एक उसका खुद का है या किसी और बर्ड का है। तो इसने अपने सर्वाइवल के चांसेस यहाँ पर बढ़ा लिया है। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ द कुकू, कोयल एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। तो ये आपको जो ब्रूड पैरासिटिज्म जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये कुकू बर्ड दैट इज कोयल एंड क्रो
कौवा जो होता है, इनका एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे कुकू इज द पैरासाइट बर्ड एंड क्रो इज द होस्ट बर्ड। ये आप याद रखिए। जो कोयल है, कोयल एक पैरासाइट बर्ड है, ये अपने एग ले कर देती है क्रो के नेस्ट में, एंड क्रो जो है हमारे पास यहाँ पर ये होस्ट बर्ड है। तो डेट्रीमेंटल किसके लिए है इंटरैक्शन? क्रो के लिए, एंड बेनिफिशियल किसके लिए है? कोयल के लिए। देन द लास्ट टाइप ऑफ इंटरैक्शन, अच्छा लास्ट नहीं, अभी तो कोमेंसलिज्म पढ़ रहे हैं, कोमेंसलिज्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप इज कोमेंसलिज्म। दिस इज द इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट। मतलब ये किस टाइप का हमको इंटरैक्शन मिलेगा? प्लस माइनस टाइप का इंटरैक्शन है। एक का बेनिफिट होगा और दूसरे का ना तो बेनिफिट है ना तो हार्म है, मीन्स दूसरा न्यूट्रल रहेगा। तो एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एपिफाइट। एपिफाइट क्या होते हैं? मतलब ऐसे प्लांट्स जो किसी और प्लांट, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के बॉडी पर ग्रो हो रहे हैं, तो उनको एपिफाइट्स बोला जाता है। एपिफाइट्स ये दूसरे प्लांट भी हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं। तो ऑर्किड एक प्लांट है, ये मैंगो ट्री पर एज ए एपिफाइट ग्रो होता है। दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया गया, एक एग्जाम्पल है ऑर्किड का कोमेंसलिज्म के लिए। दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया गया है बार्नाकल्स का। बार्नाकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल। तो ये वेल के पीठ पर ग्रो होते हैं, बैक पे ग्रो होते हैं। तो इन बार्नाकल्स से या इन ऑर्किड से इन होस्ट को कोई इफेक्ट नहीं होगा जिसके ऊपर ये ग्रो हो रहे हैं, लाइक मैंगो ट्री या बेल को कुछ नहीं होगा, कोई हार्म भी नहीं हो रहा है और कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। बट इंस्टेड यहाँ पे ऑर्किड एंड बार्नाकल्स इनको बेनिफिट हो रहा है। कैसे? ऑर्किड को स्पेस मिल गया और बार्नाकल्स को जो है ये फ्री की राइड मिलती है, सो दैट वो नए नए एरिया एक्सप्लोर कर सके टू फुलफिल इट्स फूड रिक्वायरमेंट। द कैटल एग्रेट, थर्ड एग्जाम्पल आपको दिया गया है एग्रेट का। एंड ग्रेजिंग कैटल्स इन द क्लोज एसोसिएशन, a sight you are most likely to catch if you live in the farm rural areas is a classic example of commensalism। तो यहाँ जो है एग्रेट, ये स्पेशल बर्ड्स होते हैं। ये बर्ड्स क्या करते हैं, जहाँ कैटल्स घास खा रही है ये वहाँ पर इनके पीछे पीछे जाएंगे। तो जब कैटल चल रही है तो इस ग्रास में से जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स निकल के बाहर आते हैं। कैटल के चलने की वजह से ये इंसेक्ट्स उड़कर बाहर आ रहे हैं और ये इन इंसेक्ट्स को ये बर्ड्स खाते हैं। ये जो एग्रेट होते हैं ये इन इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो मतलब इससे कैटल को तो कुछ इफेक्ट ना तो हार्म है ना तो बेनिफिट है, बट एग्रेट को फ्री में यहाँ पे ये सारे इंसेक्ट्स खाने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कैटल ग्रेस कर रहे, तो उसके चलने के कारण सारे इंसेक्ट्स वहाँ से निकल के बाहर आ रहे हैं। The egret always forage close to where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up the flush out the insects from the vegetation that otherwise might difficult for the egret to find and catch। अब अनदर एग्जाम्पल दिया गया है कोमेंसलिज्म का, फोर्थ एग्जाम्पल। टोटल 4 एग्जाम्पल है, डायग्राम भी देख सकते हो आप यहाँ पे। बिटवीन सी एनीमोन एंड हैज स्टिंगिंग टेंटाकल्स, ये फोर्थ एग्जाम्पल सी एनीमोन के बीच में है एंड क्लोन फिश के बीच में। तो सी एनीमोन जो होता है इसके पास स्टिंगिंग टेंटाकल्स है। सी एनीमोन ये निडारिया क्लास में आएगा। इसके पास ऐसे टेंटेकल्स है एंड जो फिशेस होती हैं क्लोन फिशेस वो इधर में ग्रो होगी, नीचे इसके ग्रो होती है। तो यहाँ इसके जो टेंटेकल्स है ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को आने नहीं देंगे क्योंकि वो कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, एंड इसका फ़ायदा ये क्लोन फिश उठा रही है। तो इसने अपना डिफेंस करवा लिया इनसे, तो जिससे सी एनीमोन को तो ना तो लॉस हो रहा है ना तो बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर सी एनीमोन के लिए न्यूट्रल टाइप का इंटरेक्शन है, बट फिशेस के लिए ये beneficial interaction है। The fish get protection from the predators which stay away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefit and hosting the clone fish. Then last हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं mutualism। तो एक्चुअली म्यूचुअलिज्म आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। दिस इंटरैक्शन स्टिल as it is given, this interaction confers benefits on both interacting species। यहाँ पे दोनों का भी फायदा होता है, मतलब डबल प्लस साइन आ जाएगा। लाइकेंस रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, पहला ही एग्जाम्पल आपको दिया गया है लाइकेंस का, जिसमें फंगस का और अल्गी का एसोसिएशन होता है। तो अल्गी और साइनोबैक्टीरिया हो सकता है जो कि फोटोसिंथेटिक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है आपको माइकोराइजे। माइकोराइजे का एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइकोराइजे ये फंगस है, तो ये रूट्स के साथ रहते हैं। राइजे का वर्ड लिया गया है रूट्स के लिए एंड माइको इज फॉर दी फंगस। तो ये दूसरा टाइप का म्यूचुअलिज्म है। द फंजाई हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और प्लांट क्या करता है, इन टर्न ये फोटोसिंथेसिस करके इसको फूड देगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल
ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। ये थर्ड एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स नीड टू हेल्प एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स। तो पॉलिनेशन जो है, इंसेक्ट जो पॉलिनेशन कर रहे हैं या दूसरे एनिमल्स जो पॉलिनेशन कर रहे हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में म्यूचुअलिज्म है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले दो तो आपको ऐसे ही याद रह जाते हैं, लाइकेंस एंड माइकोराइजे, क्योंकि बहुत बार पढ़े हैं, बट पॉलिनेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन and dispersing their seeds. Animals obviously have, तो सिर्फ pollination नहीं, seed dispersal भी ये भी करते हैं animals. Animals obviously have to be paid fees for the services that plants expect from them. Plants offer rewards or fees in the form of pollens and nectar. तो अब क्योंकि animals इनके लिए काम कर रहे हैं, तो plant इनको fees भी देते हैं in the form of pollen and nectar. एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर सीड डिस्पर्सर, तो एनिमल्स फूड्स खा रहे हैं और इस सीड्स को डिस्पर्स कर रहे हैं। बट द म्यूचुअली बेनिफिटेड सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर कुछ चीटर्स भी आ जाते हैं, वो इस म्यूचुअलिज्म का फ़ायदा उठा लेंगे, खुद का फ़ायदा कर लेंगे और कोई बेनिफिट या रिवार्ड्स भी नहीं देंगे अपने दूसरे स्पीशीज़ को जिसके साथ वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन। तो हमारे पास नेक्टर रॉबर्ट्स भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं जो नेक्टर रॉबर्ट्स होते हैं, तो वो नेक्टर तो ले लेंगे लेकिन पॉलिनेशन नहीं करेंगे, तो ये चीटर्स हो गए। नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व कोइवोल्यूशन। तो इसमें यहाँ भी हमको म्यूचुअलिज्म में भी कोइवोल्यूशन देखने को मिलता है ऑफ द म्यूचुअलिस्ट, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीशीज आर टाइटली लिंक्ड विद दी वन अनदर। इन मेनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्रीज, अब यहाँ एग्जाम्पल जो ऊपर में हम डायग्राम देख रहे थे उसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, ये फिग ट्री है, यहाँ पर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन फिग ट्री एंड वैस्प। आप इसके अंदर देख सकते हो ये वैस्प यहाँ आया है और फिग फ्लावर को पॉलिनेट किया है वैस्प ने, और साइमल्टेनियसली अपने एग भी लेकर दिया है। तो इसके अंदर जब ये फिग बन गया है फ्रूट, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वैस्प देखने को मिल रहे हैं। ये वैस्प जो है ये पॉलिनेटर है, पॉलिनेटर स्पीशीज है। इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वैस्प स्पीशीज एंड नो अदर स्पीशीज। द फीमेल वैस्प दस फ्रूट uses the fruit not only as a oviposition, तो ये egg laying नहीं, but cycle developing seeds within the fruit for nourishing इट्स लार्वे। तो ये सिर्फ खुद के एग ले करने के लिए ही नहीं, ये लार्वे के नरिशमेंट के लिए भी इस प्लांट को यूज़ कर रही है और इसके बदले में प्लांट को पॉलिनेशन करवा रही है। द वैट्स पॉलिनेट्स द फिग इनफ्लोरेसेंस वाइल सर्चिंग फॉर द सुटेबल एग लेइंग साइट्स। इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन द फिग ऑफर्स द वैप्स सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स एज फूड। तो फिग अपने कुछ सीड्स इसको दे देता है एज अ फूड। दूसरा आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है ऑर्किड का, show bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insects, that is bees and bumblebees। तो यहाँ पर आपको इंटरेक्शन दिया गया है कि ऑर्किड्स जो होते हैं, ऑर्किड्स के अंदर आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इनके फ्लावर के शेप में, तो जिसकी वजह से गारंटीड पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, जनरली क्या अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर ब्राइट कलर्स हो गए, बहुत नेक्टर है, तो इसके कारण ऑर्गेनिज्म इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनेटर्स है बीज, बम्बल बीज, तो ये पॉलिनेशन, गारंटीड पॉलिनेशन करवाता है। बट यहाँ पे आपको एक स्पेशल टाइप देखा गया है कि नॉट ऑल द ऑर्किड्स दे ऑफर रिवार्ड्स। तो यहाँ पे कुछ ऑर्किड्स रिवार्ड्स नहीं देते हैं, मतलब इनको फूड नेक्टर कुछ नहीं मिल रहा है। द मेडिटेरियन ऑर्किड स्पेशल नाम दिया गया है, आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहाँ पे हम म्यूचुअलिज्म के अंडर ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअलिज्म को यूज़ किया गया है, बट एक्चुअली दोनों स्पीशीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये एक सेक्शुअल डिसीट है। तो किसके लिए सेक्सुअल डिसीट है? ये इंसेक्ट्स के लिए है जो पॉलिनेशन करने के लिए वहाँ बीज आ रही है उनके लिए। और कौन कर रहा है ये डिसीट? ये कर रहा है ऑर्किड जिसका नाम है ऑफरेस। तो ये क्या कर रहा है, इसके एक पेटल को ये फ्लावर ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिसेम्बल्स टू फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग्स। तो ये अपने पूरे फ्लावर में से एक पेटल का शेप ऐसे कर देता है जैसे कि फीमेल बी हो। अब फीमेल बी है, ये देखकर मेल भी वहाँ पर अट्रैक्ट होता है फॉर
रिप्रोडक्शन, ताकि वो रिप्रोडक्शन कर पाए। एंड वहाँ पे वो सूडो कॉपुलेशन भी होता है इनका, इट सूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड विद द पोलन फ्रॉम द फ्लावर। और जब ये सूडो कॉपुलेशन हो रहा है तो फ्लावर क्या करता है, उसके ऊपर जब वो मूव करेगा वहाँ पर, तो फ्लावर से पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर गिर जाएंगे एंड यहाँ पे पोलिनेशन हो जाएगा। तो इसका खुद का तो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, इंस्टेड इसने प्लांट का रिप्रोडक्शन करवा लिया। व्हेन दिस सेम बी pseudocopulates with another flower, it transfers pollen to it and thus pollinates the flower. Here you can see how co-evolution operates। तो यहाँ co-evolution हुआ है कैसे, ऑर्किड ने अपने पेटल का शेप चेंज किया है एज पर द फीमेल बी जैसे दिखता है वैसे, एंड इवॉल्व किया है अपने आप को टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन। इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंजेस इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग इवोल्यूशन, पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस। अगर फीमेल बी के कलर में पैटर्न में चेंज होता है तो फिर ऑर्किड को भी अपने उस हिसाब से अपने आप को को इवॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज मेल भी वहाँ विजिट नहीं करेगा और पॉलिनेशन अफेक्ट होगा, unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee. So with this we have completed a very important part of this chapter, that is the interaction, population interaction, and this the chapter organism and population 2। तो बेटा इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें से पॉपुलेशन इंटरेक्शन से श्योर एक क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं एवरी ईयर, मतलब नीट के एग्जाम में दिस इज हैविंग वेटेज ऑफ 12 मार्क्स। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। होप आपको एनसीईआरटी के सारे लाइन्स सारे पॉइंट्स क्लियर हो। तो इफ़ यू लाइक दिस, इफ़ यू गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो अब तक तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट आगे फ्यूचर में जो भी आपको बेनिफिशियल वीडियोज़ हो अबाउट दिस वो आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।